आई होप आप लोग का स्क्रीन भी शो हो रही होगी, आवाज़ भी क्लियर होगी। आज का सेशन चलना शुरू करते हैं। कल थोड़ा सा मैं रिकैप देता हूँ कि हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी। दिसंबर 2023 का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर हमने चैप्टर 10 वाला एरिया और मार्केटिंग वाला एरिया जो है वो टच किया था, क्योंकि दोनों के दरमियान जो लिंक था उसको हमने समझा था। और उससे कनेक्टेड जो भी चीज़ें अगर पूछी जा सकती थी, क्योंकि चैप्टर 10 तो एक सेपरेट ग्रेड के तौर पर टेस्ट हो रहा होता है, और मार्केटिंग वाला एरिया नॉर्मली ज़्यादातर अटेम्प्ट के अंदर टेस्ट हो रहा होता है। आज हमारा मेन फोकस होगा कि हम एथिक्स वाले एरिया को कवर करें, और आपके पास परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला जो एरिया है उसको कवर करें, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आपके पास लाजमी बनना होता है। उसके बाद हमारे पास टाइम बच रहा होगा, तो हमारे पास जो रिमेनिंग क्वेश्चन है दिसंबर 2023 अटैम्प्ट के, उसको हम देख रहे होंगे। पर्पस बेसिकली हमारे पास यही है कि हम चीज़ों को समझ सकें, ताकि हमारे पास जो रिमेनिंग टाइम है उसके अंदर किस तरह अपनी शॉर्ट कमिंग्स को ओवरकम करना है, और हमारी जो स्ट्रेटजी है प्रिपरेशन की, उसको अगर हमें मोल्ड करने की ज़रूरत है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हम ऑब्वियसली इतने कम टाइम के अंदर सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते। बट मेरा फोकस ये होगा कि एटलीस्ट एथिक्स वाला एरिया हम थोड़ा अच्छे से समझ लें, ताकि उसके 10 to 15 मार्क्स हमारे इजीली सिक्योर हो रहे हो। और परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला एरिया भी हमें एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ताकि हम उसकी फर्दर प्रैक्टिस करके उस एरिया को भी स्ट्रेंथन कर लें। इथिक्स वाले एरिया का मैं आपको थोड़ा सा प्रियम्बल दे देता हूँ, ताकि जब हम क्वेश्चन वगैरह पे मूव करें तो हमें पता चल जाए कि इस एरिया की मैपिंग कैसी है। मैपिंग अगर आपको क्लियर होगी, लर्निंग आउटकम्स आपको क्लियर होंगे, तो आप इस एरिया को बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर बेसिकली चैप्टर 18, 19 एंड 20 फॉल कर रहा होता है। चैप्टर 18 के अंदर तो इथिक्स हम इसको नहीं कहेंगे, बेसिकली एक आप इसको कह लें इनहांस वर्जन ऑफ इथिक्स है, जिसमें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर देन कमर्शियल एज्यूम कर रहे होते हैं, कि आपकी एंटिटी का पर्पस जो है वो सिर्फ प्रॉफिट वगैरह कमाना नहीं है। यू हैव अदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द सोसाइटी एज वेल। अगर चैप्टर 1 की आपको स्टेक होल्डर मैनेजमेंट याद हो, तो उसके अंदर हमारे पास सिर्फ शेयर होल्डर्स नहीं होते, हमारे पास अदर स्टेक होल्डर्स भी कभी कभार इतने इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जो हमारे डिसीजन को ओवरटर्न कर सकते हैं। तो उसी की बेसिस पे ये टॉपिक ओरिजिनेट हुआ था, कि कॉर्पोरेट जो हैं दे आर नॉट जस्ट कमर्शियल ओरिएंटेड एंटिटीज जो सिर्फ प्रॉफिट कमाए एट दी कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, एट दी कॉस्ट ऑफ सोसाइटी, एट दी कॉस्ट ऑफ अदर कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। उनकी जिम्मेदारी एक वाइडर पर्सपेक्टिव में होती है, और जो एंटिटी है उसका स्पेक्ट्रम जितना ब्रॉडर होगा उसके स्टेक होल्डर्स भी उतने ही ज्यादा ब्रॉडर होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास अराइज हुआ था। इसके अंदर बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं क्विकली डिस्कस कर लूंगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया है। सवाल के अंदर आपसे इस तरह पूछ सकता है कि भाई कंपनी की सीएसआर स्ट्रेटेजी क्या है, या एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी बता सकता है कि कंपनी की सीएसआर पॉलिसी में हम ये काम कर रहे हैं, आप इसको इवेल्युएट करें। या अनदर पॉसिबल हो सकता है कि आपसे वो सीएसआर स्ट्रेटेजी डिवाइस करवा लें। आपको एक सिनेरियो दे जिसके अंदर वो बताया कि कंपनी एक प्रोजेक्ट करने जा रही है या कंपनी एक डिसीजन लेने जा रही है, और उसका एक बैकग्राउंड आपको दो। उसमें ऑब्वियसली वो आपको हिंट्स देगा कि कंपनी का पर्पस जो है शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। उसके अंदर एनवायरमेंटल डैमेज में भी वो डिस्कस कर सकता है, नहीं भी डिस्कस कर सकता। तो आपने ये बताना है कि भाई आपका सीएसआर के एलिमेंट उसमें किस तरह इंकॉर्पोरेट हो सकता है। तो आपको जो इस चैप्टर के अंदर बातें पता होनी चाहिए वो एक ओवरऑल थीम है। आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ सीएसआर जो है वो किसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ताकि सवाल के अंदर आप इंफॉर्मेशन पिक कर सकें। जैसे आपके पास इथिकल वे के अंदर इंटेग्रिटी के साथ ऑपरेट करना, इट्स ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर दी सीएसआर। मतलब सीएसआर का मतलब सिर्फ एनवायरमेंट सोशल नहीं है, आपकी कंपनी का ट्रुथफुल ऑनेस्ट और इथिकल वे में एक्ट करना भी इसी के अंदर आ रहा होता है। एम्प्लॉय से ट्रीटमेंट आपका भी इसमें आ रहा होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया वादर स्टेक होल्डर्स की हम बात करते हैं। बेसिक ह्यूमन राइट्स की इसमें बात आ रही होती है। इसका मतलब अगर आपको कोई प्रोजेक्ट किसी ऐसे विलेज वगैरह के इर्द बन रहा है, या जिसमें किसी सोसाइटी को हार्म हो रहा है, उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, इट कुड बी बिकॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस टू द एनवायरमेंट, वो सारी चीजें इसके अंदर आपके पास आ रही होती हैं। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इन इट्स कम्युनिटी का मतलब क्या है, कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कम्युनिटी भी अज्यूम करेंगे, जो कि नॉर्मली गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कि कम्युनिटी की आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गई, उसके अंदर आपके पास नीडी वगैरह जो है उनकी हेल्प करना हो गई, हॉस्पिटल्स वगैरह आपके पास हो गए, पब्लिक ड्यूटीज और आपके पास जो इसमें आ रही होती हैं वो सारी इसके एम्बेड में फॉल करेंगी। अब ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल सवाल के अंदर वो ये बोलता है कि हम कोई स्कूल ओपन करने जा रहे हैं, हॉस्पिटल ओपन करने जा रहे हैं, या हम कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, तो आपने उसको सिर्फ कमर्शियल एंगल से असेस नहीं करना, आपने उसको सीएसआर एंगल से असेस करना है। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, आपके पास इन्वायरमेंटल फोकस। इन्वायरमेंटल फोकस का मतलब क्या है, कि आप एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचा रहे हो, एक एलिमेंट होता है ये। दूसरा होता है जो डिप्लीटिंग रिसोर्सेज आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर एक फ्यूल है,
जो डिप्लीटिंग रिसोर्सेज है, अगर आप उसको इसी तरह कंज्यूम करते गए विदाउट एनी कॉशंस, तो वो बाय 2040 या 2050 खत्म हो जाएगा। इट मीन्स इट विल नॉट सस्टेन फॉर द फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है। तो आपको सेल्फिश नहीं होना, आपको उस चीज को सस्टेन करना है। सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी इसी चीज से ओरिजिनेट हुआ था, दैट यू नीड टू सस्टेन द एनवायरमेंट फॉर द अपकमिंग जनरेशन, ताकि वो भी सारे वो आपके पास जो कॉस्ट ऑफ इनपुट जिसको हम कहते हैं, जितने रिसोर्सेज वगैरह हैं उनके पास भी अवेलेबल हो जिस तरह आपके पास आज अवेलेबल है। इसके अंदर आपके पास पोल्यूशन वगैरह भी आ रही होती है, क्योंकि आप इन्वायरमेंट को डैमेज करेंगे तो आगे जाके उनके पास इसमें डिफिकल्टीज वगैरह आएंगी। इसके अलावा आपके पास सस्टेनेबल बिजनेसेस होने चाहिए, जो मैंने आपको बताया डिप्लीटिंग रिसोर्सेज, अगर वो आपके पास डिप्लीट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो आप उसको किस तरह रिन्यू कर सकते हैं, किस तरह उसके ऑल्टरनेटिव्स लेकर आ सकते हैं, किस तरह उसकी यूज को रिड्यूस कर सकते हैं। तीनों चीजें आपके एम्बिट में आ रही होंगी। पहली चीज, जो आप नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उसके रिडक्शन का अगर कोई प्रोजेक्ट है। दूसरी चीज, अगर आप कोई ऐसे डिप्लीटिंग रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। जैसे अगर वुड्स मैं कट कर रहा हूँ, तो मैं दूसरे पेड़ वगैरह ट्रीज वगैरह लगा सकता हूँ, उससे वो रिन्यू हो जाएगा। तीसरी चीज, मेरे पास जो भी चीजें अगर मैं यूज कर रहा हूँ उसका मैं कोई ऑल्टरनेट लेकर आता हूँ, फॉर एग्जांपल फ्यूल का ऑल्टरनेट, अगर मैं हाइड्रो पावर लेकर आ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पावर लेकर आ रहा हूँ, तो मैं भी उस चीज को इनडायरेक्टली प्रिजर्व कर रहा हूँ। तो ये तीनों चीजें आपके पास सस्टेनेबिलिटी के अंदर भी और आपकी सीएसआर पॉलिसी के अंदर भी इंकॉर्पोरेट हो रही होती हैं। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, आपके पास क्या हो रहा है कि आप रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। आप अगर उनका रीयूज पॉसिबल है तो आप उसको करके फर्दर रिसोर्सेज को कंज्यूम होने से बचा रहे हैं। ये सारी बातें पता होना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि सवाल के अंदर स्कोप पहचानना हमारे लिए आसान हो, सवाल के अंदर कमेंट्स करना हमारे लिए आसान हो। जब भी हम सीएसआर की बात करें तो हमारे माइंड के अंदर ये चार पांच बातें आनी चाहिए। कंपनी की अपनी इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉय के साथ ट्रीटमेंट, वाइडर सोसाइटी के साथ ट्रीटमेंट फ्रॉम द सोशल परस्पेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूमिंग लाइक गवर्नमेंट, दूसरा आपका एक्ट टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, देन स्टेक होल्डर्स इन द कंपनी। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इफेक्ट ऑफ सीएसआर कंपनी स्ट्रेटजी पे, आपका रेपुटेशन रिस्क हो सकता है। आप रीसेंट एरा के अंदर बहुत ज्यादा इसका इन्वायरमेंटल फोकस बढ़ गया। ग्रीन यूजर्स का भी आपने कॉन्सेप्ट वगैरह सुना होगा। उन सारी चीजों का देखें, अल्टीमेटली कंपनी को कमाना प्रॉफिट ही है। कंपनीज जो है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो खैरात के अंदर कोई काम करना शुरू कर दें। मेन मकसद क्या है कि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो वाइडर सोसाइटी है, उसका इम्प्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा अक्सर न्यूज़ेस में आ रहा होता है कि फला कंपनी का उन्होंने बाइकआउट शुरू कर दिया, मे बी दे आर यूजिंग द चाइल्ड लेबर। वो प्लास्टिक ऐसा यूज कर रहे हैं जो रिसाइक्लेबल नहीं है। अगर इस तरह चीजें होने लगी तो अल्टीमेटली जो सीएसआर का इम्पैक्ट आएगा ना, वो आपका, वो अल्टीमेटली आपके फ्यूचर प्रॉफिट्स पे ही आ रहा होगा। रेपुटेशन रिस्क की हम जब भी बात करते हैं, इट मींस आपकी फ्यूचर रेवेन्यू जनरेशन विल गेट हिट बाय दिस। तो आपने इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ध्यान में रखना है। सीएसआर का इम्पैक्ट कभी भी शॉर्ट टर्म पे नहीं आता अनलेस आप कोई बहुत ड्रास्टिक डिसीजन ले रहे हो। कंपेरेटिव एडवांटेज भी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अब अगर जिस तरह की चीजें चल रही हैं, दोनों कंपनीज के अगर सेम प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको जूस के डिब्बे की एग्जांपल ही देता हूँ, अब एक कंपनी है वो अभी भी प्लास्टिक स्ट्रॉ यूज कर रही है। दूसरी कंपनी जो है वो अब आपके पास पेपर बेस्ड स्ट्रॉ पे आ गई है, या किसी और दूसरे अदर देन प्लास्टिक स्ट्रॉ पे आ गई। अब दोनों जो है वो टेस्ट पे मोर और लेस इक्वल है, बट टू इन्फ्लुएंस द प्रेफरेंस ऑफ द यूजर, एक ने अपने आप को इस तरह मार्केट किया दैट वी आर यूजिंग रिसाइकिल्ड प्लास्टिक और वी आर नॉट यूजिंग प्लास्टिक दैट हार्म द इन्वायरमेंट। तो कुछ लोग जो इन्वायरमेंटल कंसर्न होंगे, जो सोसाइटी के वाइडर पर्सपेक्टिव के बारे में सोचते होंगे, दे वुड compromise द टेस्ट जस्ट टू बाय दैट प्रोडक्ट। और अक्सर अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप गौर करें तो उसमें लिखा हुआ होता है कि कितना परसेंट रिसाइकल प्लास्टिक यूज हुआ हुआ है, कितना परसेंट इन्वायरमेंटल इफेक्ट इस प्रोडक्ट की वजह से आ रहा है। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? ताकि आपकी जो मार्केट शेयर है, जिस कंज्यूमर को आप टारगेट कर रहे हैं, आप उसको कोई भी चांस ना दें कि वो आपका प्रोडक्ट लूज कर दे। फॉर्मुलेशन ऑफ सीएसआर पॉलिसी से आप एक बार रीड कर लीजिएगा, उसके अंदर मेन पॉइंट्स ऊपर हमने डिस्कस किए वही आपके माइंड में होने चाहिए। देन आ जाती है कि जब आपने जो काम किया अब आप उसको रिपोर्ट भी करें, क्योंकि जो कंपनी की परफॉर्मेंस होती थी हिस्टोरिकली, हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? कंपनी की परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करने के लिए। अब फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव थोड़ा सा कम होता जा रहा है, ऑल्दो सबसे इंपॉर्टेंट वही ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि आप फाइनेंशियल हेल्थ उसकी रिपोर्ट कर रहे हो, बट उसके साथ साथ आपके अगर कुछ और ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो वाइडर स्टेक होल्डर्स के लिए रेलिवेंट हैं, तो उसको भी आपके लिए रिपोर्ट करना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप नहीं बता रहे होंगे इन ट्रांसपेरेंट मैनर, तो लोगों को पता नहीं चलेगा और आपकी सीएसआर पॉलिसी का इफेक्ट उस एसेंस में नहीं आएगा जिस तरह आपने अज्यूम किया हुआ था।
देन ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स के अंदर भी यही सारी चीजें थी। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट चैप्टर 17 के अंदर आप पढ़ चुके होंगे, जिसमें आपकी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आ रहा था, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट आ रहा था, ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग आ रहा था। सबका कॉन्सेप्ट मोरलेस एक ही चीज के गिर्द घूम रहा है कि वी आर नॉट रिक्वायर्ड जस्ट टू रिपोर्ट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बट आर अदर परफॉर्मेंस विच इम्पैक्ट्स द वाइडर स्टेक होल्डर ग्रुप। और यहाँ पे मेंशन भी है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज और सोशल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट। जिसने बस वो ऊपर की 5 बातें याद रखी हुई ना, दोबारा मैं रिविजिट करवा दूं, वही चीजें आपको घूम फिर के हर जगह मिलेंगी इस पूरे चैप्टर के अंदर। ये वाली एथिक्स, एम्प्लॉय, बेसिक ह्यूमन राइट्स, सोसाइटी और इन्वायरमेंट। देन उसने उस चीज को फर्दर इलेबोरेट किया हुआ है कि आप सोशल इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स को कैसे मेजर कर सकते हैं, या आपको कौन से मैट्रिक्स डिप्लॉय करने चाहिए। देखिए, कोई भी चीज अगर हमें इंप्रूव करनी होती है ना, तो हमें उसके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स डेवलप करने पड़ते हैं। जब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरी कंपनी कितना हार्म कर रही है टू द सोसाइटी, टू द इन्वायरमेंट, मैं उस चीज को ना इंप्रूव कर सकता हूँ ना मैनेज कर सकता हूँ। तो इसी चीज को इन्होंने इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट और सोशल फुटप्रिंट का नाम दिया, कि कंपनी की एक्टिविटीज की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है सोसाइटी पे, जो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट आ रहा है, दैट इज द फुटप्रिंट जो कंपनी ने छोड़ा अपनी एक्टिविटी की वजह से। आपको इसमें पता क्या होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स हैं, उसके स्कोप में आता क्या क्या है। जिस तरह हमने बात करी रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं जो सब्जेक्ट टू डिप्लीशन है, जो वेस्ट इमिशन आप इन्वायरमेंट में कर रहे हैं जिसकी वजह से वो चीजें खराब हो रही हैं फॉर द फ्यूचर यूज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेस्ट इमिशन करते हैं इनटू द सी, उसकी वजह से जो आपकी मरीन लाइफ डैमेज हो रही है, उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट किसी न किसी इंडस्ट्री पे आएगा। फिशरी इंडस्ट्री पे आ सकता है, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री पे आपका इम्पैक्ट आ सकता है। तो दैट्स अ इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिस हालत के अंदर एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है, उस हालत को अगर आप किसी भी तरीके से नेगेटिवली चेंज करेंगे, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। अब इसी के गिर्द आपसे स्ट्रेटेजी पूछी जा सकती है। सवाल में हो सकता है कि वह आपकी रॉ मटेरियल की वेस्टेज बोले ज्यादा है। अब आप बोलेंगे इसके अंदर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैसा है, आप उसको लिंक कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिप्लीशन। अब उसमें आपने नेचर ऑफ बिजनेस को समझना है कि जो आपका रॉ मटेरियल है वो नेचुरल ओरिजिन से बिलोंग करता है। आप उससे लिंक करके उसको पॉइंट बना सकते हैं। इसी तरह सवाल में बता रहा है कि भाई हमारे पास एनर्जी यूसेज बढ़ रहा है, हम नया प्लांट लगाने जा रहे हैं। अब उसमें आप ये लिंक कर सकते हैं कि भाई आप नेचुरली डिप्लीटिंग रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, आप ऐसे फ्यूल को यूज कर रहे हैं जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं जिस तरह आपके पास फॉसिल फ्यूल्स वगैरह बाकी चीजें। इसी तरह वेस्ट एंड इमिशन पे बता सकते हैं कि भाई कंटेमिनेट किए बगैर आपने चीज़ों को वेस्ट कर दिया, आपने उनका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं किया, आपका वेस्ट इमिशन परसेंटेज एयर ऑन एयर बढ़ रहा है। उन चीज़ों को भी आप इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करके उसके कोरिस्पॉन्डिंग क्या एक्शंस होने चाहिए वही आपसे पूछे जा सकते हैं। दो ही चीज़ें पूछेगा, या तो आपका इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है वो किस तरह हो रहा है सवाल में पिक करने के लिए, आपकी रिकमेंडेशन क्या है उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। ये बात बस ध्यान में रखिएगा कि सीएसआर पे कमेंट करते हुए इतना आगे नहीं निकल जाइएगा कि कमर्शियल एलिमेंट को छोड़ दें। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया बेसिक चीज कंपनीज बनी प्रॉफिट्स के लिए ही है। और मैंने आपको सीएसआर का लिंक भी बताया किस तरह आपके फ्यूचर प्रॉफिट्स और रेवेन्यू को जाके हर्ट कर रहा होता है। तो एक दरमियाना कॉन्टेक्स्ट रखते हुए दोनों चीजों पे आपने कमेंट करना। बाकी आपकी जो मेजरमेंट की चीजें हैं वो आप देख लीजिएगा, मैंने पहले ही बता दी। एनर्जी यूसेज जो है आपका, फूड प्रोडक्ट्स जो आप दे रहे हैं, फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स वगैरह है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझ जाएंगे तो आप खुद ही इन चीजों को लिंक कर सकेंगे सवाल के अंदर। कार्बन न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट आपके पास क्या होता है कि भाई मैं जो इम्पैक्ट कॉज कर रहा हूँ इन्वायरमेंट को, उसको मैं बैलेंस करूँ किसी तरह। फॉर एग्जांपल, मेरी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होनी ही होनी है, मैं प्लांट तो बंद नहीं कर सकता। मैंने बहुत कोशिश करके जितना कार्बन न्यूट्रल प्लांट लगा लिया, फिर भी कुछ ना कुछ इमिशन है। अब मैं उसको रिस्टोर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या कर रहा हूँ, उसका काउंटर मैं कर सकता हूँ, मैं ट्रीज लगा दूँ जो इन्वायरमेंट को स्मूथ आउट करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। तो मैंने क्या किया, कार्बन के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया विद माई अनदर एक्ट। तो सवाल में इस तरह के भी डिसीजंस हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर रिस्क इन्वॉल्व है तो आप चीजों को अवॉइड करने वाली स्ट्रेटेजी लेके चलें। जो हम चैप्टर 8 और 9 में पढ़ते हैं, हमारे कुछ रिस्क होते हैं, हमें उसको अवॉइड करना पड़ता है, कुछ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, कुछ को हमें रिड्यूस करना पड़ता है। तो इसी तरह वो क्यों हमें करना पड़ता है, क्योंकि हम सारी चीजों को अगर अवॉइड करेंगे तो हम बिजनेस ही नहीं कर सकते। क्योंकि हमें बिजनेस करना है तो हमें उन चीजों को काउंटर बैलेंस करना होगा विद आर अनदर इनिशिएटिव्स। यही चीजें इसके अंदर डिस्कस हुई हुई हैं। इसके जो इनिशिएटिव्स हैं वो आप पढ़ लिएगा, तो आपके आपके माइंड में 4-5 पॉइंट रहने चाहिए कि आप कार्बन न्यूट्रलाइजेशन किस तरह कर सकते हैं।
सोशल फुटप्रिंट के अंदर अब आपके पास वो चीजें जो सोसाइटी के लोगों को इम्पैक्ट कर रही हो, जिसके अंदर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके अंदर आपका यूज ऑफ चाइल्ड लेबर, जिसके अंदर आपका लोअर पे एज कम्पेयर टू अदर कंपेटिटर्स, वो सिर्फ एचआर में नहीं आएगा, वो यहाँ पे भी आ रहा होगा, क्योंकि आप उनको फेयर पे नहीं दे रहे होंगे। अब सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है, उसमें आपने हमेशा याद रखना है कि जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नॉर्मली होती हैं इन अ वेलफेयर सोसाइटी, लोगों की हेल्थ, लोगों का वेलफेयर, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, वीक पीपल जो आपकी कम्युनिटी के हैं, जिसमें आपके माजूर लोग आ सकते हैं, ओल्ड पीपल आ सकते हैं, टुवर्ड्स द फीमेल आप किस तरह काम कर रहे हैं, टुवर्ड्स द सेफ्टी ऑफ द पीपल आप किस तरह काम कर रहे हैं, इंजरीज को एम्प्लॉयज के आप किस तरह रोक रहे हैं, ये सारी चीजें आपके पास सोशल फुटप्रिंट्स के अंदर आ रही होंगी। आपके माइंड में सिर्फ पांच छह बातें, जितना ज्यादा आप इसको पढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपके पास अच्छे पॉइंट्स निकल के आएंगे सवाल में कमेंट करने के लिए। यही बातें आपने याद रखनी हो। थोड़ा क्विकली मैं चीजों को स्किम करूंगा क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। फिर अकाउंट रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वही रिपोर्टिंग वाली है, वो आपकी चैप्टर 17 में डिस्कस हुई हुई है। एक्सपेक्टेशन देखें यहाँ पे वही है कि सीएसआर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, सोशल एनवायरमेंटल फुटप्रिंट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई और असेस कर सके इन अ गिवन सिनेरियो इश्यूज ऑफ एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वो सवाल है जो बेसिकली बन रहा होता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि किस तरह के पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं इन अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट पता होगा तो वो आपसे सिंपल, अब इस तरह के सवाल नहीं पूछेगा कि सीएसआर क्या होता है, सोशल एनवायरमेंटल फुटप्रिंट क्या होता है। वो आपसे सिंपल ये पूछ रहा होगा, एक सिनेरियो देके, क्या आप एथिक्स के इम्पैक्ट, सीएसआर के इम्पैक्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उनके कमर्शियल एंटिटी पे क्या इम्पैक्ट्स आ रहे होंगे, आप उसको असेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। देन आपके पास चैप्टर 19 है। अब यहाँ पे चीजें थोड़ी सी आपके पास चेंज होने लग जाएंगी, आपके माइंड में जो है ना वो मैपिंग होनी चाहिए कि चैप्टर 18 में क्या डिस्कस है, चैप्टर 19 में क्या डिस्कस है और चैप्टर 20 के अंदर क्या डिस्कस है। जब वो मैपिंग क्लियर होगी तो आप इजीली सवाल के अंदर चीजों को रीलोकेट कर सकेंगे और उनको प्रॉपरली आंसर कर सकेंगे। अब यहाँ पे हम आ गए, जो हमने ऊपर सीएसआर पढ़ा था उसके एक पर्टिकुलर एंगल पे, दैट इज एथिक्स। ऊपर आपके पास एक वाइडर स्कोप था, उस वाइडर स्कोप का एक आपने एलिमेंट क्या पकड़ा, जो इथिक्स वाला हमने पढ़ा था, जिसमें कॉर्पोरेट एंड प्रोफेशनल इथिक्स। अब यहाँ पे दो चीजें, पहली चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एम्बिट ऑफ द कॉर्पोरेट, या कॉर्पोरेट के परस्पेक्टिव से क्या इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। दूसरी चीज है प्रोफेशनल इथिक्स, फ्रॉम इंडिविजुअल स्टैंड पॉइंट आपकी जिम्मेदारी क्या है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, टुवर्ड्स द वाइडर सोसाइटी, कि अगर आप इथिकली एक्ट कर रहे होंगे विद इंटेग्रिटी तो उसका क्या बेनिफिट होगा। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जब हम प्रोफेशनल एथिक्स की बात करते हैं तो उसकी एप्लीकेशन प्रोफेशनल लोगों पे ही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक है कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स, जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा फॉर ऑल द एम्प्लॉयज। एक होता है प्रोफेशनल एथिक्स, वो उन प्रोफेशन से एसोसिएट होता है जिनके ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट हो, जिनकी पब्लिक डीलिंग का इम्पैक्ट वाइडर सोसाइटी पे आ सके। फॉर एग्जाम्पल अगर अकाउंटेंट्स हैं तो उनके लिए प्रोफेशनल एथिक्स क्यों है, बिकॉज पब्लिक इज रिलाइंग ऑन योर ऑडिट रिपोर्ट। वो आपकी इंटेग्रिटी की बेसिस पे उन नंबर्स पे रिलाई करके डिसीजंस ले रहे हैं। अगर आपके ही एथिक्स के अंदर मसला होगा तो एक वाइडर सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसी तरह डॉक्टर्स हैं, अगर उनका जो बेनिफिट है या उनका जो प्रायोरिटी है वो प्रॉफिट होगा, तो वो वेल बींग के ऊपर या हेल्थ की चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते। उनका अनबाइस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज इट विल इम्पैक्ट द वाइडर हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। तो माइंड में सवाल में पढ़ते हुए ऑडियंस को पहचाना क्या करें कि कॉर्पोरेट लेवल पे बात हो रही है, जिसका इम्पैक्ट सारे एम्प्लॉयज पे आएगा क्योंकि कॉर्पोरेट की सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉर्पोरेट लेवल के अंदर अगर किसी प्रोफेशनल की बात हो रही है सवाल के अंदर, तो उस प्रोफेशन पे कौन से कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई होता है, उस प्रोफेशनल के एक्ट से कौन कौन सी चीजें डिस्टॉर्ट हो सकती हैं, या उस पर बात होगी। तो इससे आपको सवाल के अंदर नेविगेट करने के लिए आसानी होगी। आप देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर भी इसी तरह है, प्रोफेशन एंड द पब्लिक इंटरेस्ट। जो प्रोफेशनल्स हैं उनका पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है और क्यों उन पे एथिक्स अप्लाई होता है, जो मैंने डिस्कस किया। कॉर्पोरेट लेवल पे कोड ऑफ एथिक्स क्यों होना चाहिए, ताकि जो आपकी बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं वो इन लाइन विद द एथिकल प्रिंसिपल्स रहें। कोड ऑफ एथिक्स फॉर अकाउंटेंट्स ये एक बिल्कुल सेपरेट हो गया, अकाउंटेंट्स पे ही सिर्फ अप्लाई हो रहा होगा, सवाल में अपने हर किसी पे उसको अप्लाई नहीं करना। पब्लिक इंटरेस्ट की हमने बात करी, प्रोफेशनल वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया कि क्यों उन पे वो चीजें अप्लाई हो रही होती हैं, रिलेशनशिप आपका ट्रस्ट होता है, प्रोफेशनली आपको एक्ट करना पड़ता है। अब इस तरह के सवाल एसपीएम में नॉर्मली थोड़े से कम आते हैं। ये वाले सवाल जो प्रोफेशनल रिलेटेड एथिक्स के होते हैं ये आपके पास दूसरे पेपर्स में आपको नजर आते हैं।
जैसे आपके पास एफएफआर के अंदर एथिक्स की डिस्कशन होगी, टैक्स के पेपर के अंदर होगी, तो उसमें उन प्रोफेशनल्स को ये बताया जा रहा है कि भाई आप जो अपना काम कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको एथिकल प्रैक्टिसेस भी पता होनी चाहिए। तो ये वाला टॉपिक आप बस क्विकली स्किम करके इसको इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर इस सेंस कि आपने बहुत ज्यादा इस पर जरूरी नहीं टाइम लगाए। एग्जाम्पल्स जरूर पढ़िएगा, ताकि आपको वो चीज एटलीस्ट एक बार क्लियर तो हो कि अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में सवाल आ जाता है, वो भी एसपीएम जैसे पेपर में, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल थोड़ा सा लिमिटेड है, क्योंकि अभी हम आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस प्रोफेशन यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, तो उसमें सवाल किस तरह चीजें पूछ सकता है, कि देखिए इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी सवाल आते हैं। और अगर नहीं है तो आप बिल्कुल सकते हैं कि आपको वो बता दे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपने पास नंबर्स वगैरह जो भी रिपोर्ट कर रहा है, या इवन सीएसआर रिपोर्टिंग पे भी वो पूछ सकता है कि उसने फला फला नंबर्स को इस तरह करके मैनिपुलेट किया, या उसने नंबर को ट्रांसपेरेंटली प्रेजेंट नहीं किया। तो उसके ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हैं कि भाई वो प्रोफेशनली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिक्स वगैरह की, फर्दर कंपनी कोड ऑफ एथिक्स की अगर कोई जिक्र हो तो उसकी वायलेशन को आप डिस्कस कर सकते हैं इन द वाइडर कॉन्टेक्स्ट। इसी तरह उस एथिक्स को इन्फोर्स करने के लिए जो आपके मैकेनिज्म है कंपनी के अंदर, जिस तरह विसिल ब्लोइंग आपने सुना होगा, आपके पास जो भी पेनल्टीज होती हैं, जो भी एक्शंस आप लेते हैं, उस पे भी सवाल बन सकते हैं। तो इसलिए एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट एक बार पढ़ने के लिए। पब्लिक इंटरेस्ट में ऐड करते हैं, ये चीज हम ऑलरेडी पता है। कौन कौन सी सर्विसेज प्रोफेशनल्स दे रहे होते हैं ये भी हमें पता है। पब्लिक एक्सपेक्टेशन ऑफ द अकाउंटेंसी प्रोफेशन, ये मैंने आपको समझा दिया। इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर 19 में, वो कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको फर्क पता होना चाहिए। बिजनेस एथिक्स क्या है, इथिकली बिजनेस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, अनएथिकल वे ऑफ डूइंग बिजनेस क्या क्या हो सकते हैं। आप इसको चाहें तो गूगल वगैरह पे भी सर्च करके एग्जाम्पल्स जमा करें, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा खुले कि मुझे किस तरह डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन कॉर्पोरेट लेवल पे एथिक्स इशू क्या है, जो उसके डिसीजन से इन्फ्लुएंस हो रहा है। इसी तरह इंडिविजुअल लेवल पे क्या है, कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स जो बनते हैं नॉर्मली किसी भी कंपनी का, आप पढ़ सकते हैं या अपनी बुक की एग्जाम्पल में से ही पढ़ सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए कि कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स में लिखा क्या होता है। अब एथिकल इश्यूज जो हो सकते हैं वो यहाँ पे इसने लिखे हुए हैं, कि जैसे आपने लॉ के अकॉर्डिंग काम करना है, ये तो बेसिक है, ये आप नहीं करेंगे तो कंपनीज पे वैसी भी पेनल्टीज लगेंगी, ये काम सब करते हैं। फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग सब नहीं करते, ये सप्लायर्स भी इसके स्कोप में आ जाते हैं, कस्टमर्स भी आ जाते हैं। एम्प्लॉयज के साथ फेयरली एक्ट करने के अंदर आपकी उनकी जो भी ड्यूटीज हैं, इसमें वर्क लाइफ बैलेंस भी आएगा, इसमें उनकी सैलरीज एंड वेजेस वगैरह, उनके बेनिफिट्स वगैरह भी आ रहे होंगे, इसमें उनका डिसमिसल भी आ रहा होगा, तीनों चीजें इसके अंदर कवर हो रही होगी। कंसर्न फॉर द कम्युनिटी भी आपके पास इथिकल इश्यूज के अंदर आता है, जिसमें आगे जाके भी हम पढ़ेंगे इथिकल स्टांसेस क्या होते हैं आपके पर्टिकुलर डिसीजन के। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट, अगर आप नोट करें तो उसके अंदर पांच बातें तो वही हैं जो हम चैप्टर 18 के अंदर पढ़ के आए थे, जिसमें से आपके पास एम्प्लॉयज की तरफ कंसर्न, कम्युनिटी की तरफ कंसर्न, बेसिक ह्यूमन राइट की तरफ कंसर्न, और इन्वायरमेंट की तरफ कंसर्न। और बाकी जो चीजें हैं लॉ वगैरह वाली, फेयर डीलिंग, वो कंपनी का अपना इथिकल स्टांस। तो मैंने आपको वही बताया था कि वही चार पांच मेन प्रिंसिपल्स हैं, वही बार बार आपके पास रिपीट हो रहे होंगे, आपके माइंड में मैपिंग क्लियर होनी चाहिए। अब आता है सवाल इथिकल स्टांस, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ये एक अच्छा पोजीशन होती है कि आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का इथिकल स्टांस क्या है। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल आपके पास ये है कि आप एक्सट्रीम्स पे सोचें। एक्सट्रीम्स पे क्या है कि एक कंपनी इतनी ज्यादा कमर्शियल ओरिएंटेड है कि प्रॉफिट कमाना ही उसके लिए बस जीना मरने के बराबर। तो उसका मतलब क्या होगा, उसकी जो भी प्रायोरिटीज होंगी वो शॉर्ट टर्म होंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ऊपर ही लॉन्ग टर्म सीएसआर किस तरह इम्पेक्ट कर सकता है आपके प्रॉफिट्स को। उसके सारे फैसले जो होंगे वो प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने पे होंगे। वो डिसरिगार्ड करेगी बाकी वाइडर स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को। सेटिस्फाइंग शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट उसका ओनली ऑब्जेक्टिव होगा। अब एक लेवल हम इंप्रूव हुए, हम अब हो क्या रहे, पोजीशन 1 से पोजीशन 4 तक जा रहे हैं, तो हम इथिकल ज्यादा होते जा रहे हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि पोजीशन 1 एटलीस्ट नॉन इथिकल, अब मैं कंप्लीट नॉन इथिकल नहीं कह सकता, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। पोजीशन 2 थोड़ा सा ज्यादा एथिकल, पोजीशन 3 और ज्यादा एथिकल, पोजीशन 4 एक्सट्रीम एथिकल। तो ये इथिकल स्टांसेस आपके पास इस तरह चल रहे होते हैं। सवाल आ किस तरह सकता है कि आपसे इथिकल स्टांस पूछा जा सकता है कंपनी का क्या है, या सवाल में आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कंपनी को किस तरह इथिकल वे के अंदर एक्ट करना चाहिए, एक पर्टिकुलर स्टांस वो आपको दे दे, तो मे भी आप उसके अंदर बता सकते हैं बैलेंस करके कि उसको कौन सी पोजीशन लेनी चाहिए। पोजीशन 2 में आपके पास क्या है कि अब थोड़ा बहुत कंसर्न कंपनी ने शो करना शुरू किया फॉर द एम्प्लॉयज, कम्युनिटीज, जनरल पब्लिक और इन्वायरमेंट। वो किस वजह से कि कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट होगा, बट इट्स सम कंसर्न, अभी भी आपके पास प्रॉफिट जो है वो इंपॉर्टेंट है।
पोजीशन 3 में क्या है, अब कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी समझ ली, ना सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए बट वाइडर स्टेक होल्डर ग्रुप्स के लिए। जब ऑब्लिगेशन समझ ली, इसका मतलब इसमें हम वाइडर स्टेक होल्डर्स के लिए काम कर रहे होंगे। हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स वगैरह भी होंगे, क्योंकि वो हमारे वाइडर स्टेक होल्डर ग्रुप्स हैं। एम्प्लॉयज की वेलबींग के लिए जो हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे वो भी हम कर रहे होंगे, बिकॉज वी हैव कंसीडर्ड इट एज एन ऑब्लिगेशन। पोजीशन 4 आपके पास क्या है कि आपने प्रायोरिटी ही चेंज कर दी। आपकी इथिकल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सोसाइटी जो है वो मोर प्रायोरिटाइज हो गई, और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स आपके सेकेंडरी हो गए। इसका मतलब आपने जो आपका मकसद था उसी को ही थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीम इथिकल स्टांस, कि आपने अपने आप को शेपर ऑफ सोसाइटी समझ लिया रादर देन अर्निंग और मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर वेल्थ। तो इथिकल स्टांसेस आपको क्लियर होने चाहिए। टेस्ट भी हुआ है मल्टीपल टाइम और दोबारा भी पूछा जा सकता है। अनएथिकल बिहेवियर का इम्पैक्ट क्या होगा, वही आपके पास सारी चीजें होंगी। फ्रॉड, फाइन्स, गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास रिफ्यूजल्स आ सकता है। कोई आपका ऐसा कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ हो जो रिन्यू होने वाला हो, उस पर इसका इम्पैक्ट आ सकता है अगर आपने सोसाइटी के साथ छेड़छाड़ करी। इसके अलावा जो आपके इमोरल एक्ट्स हैं, रेपुटेशनल रिस्क आपके पास होगा। आपकी फ्यूचर सेल्स ड्रॉप हो सकती है, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स लूज हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स लूज हो सकते हैं, सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएंगी। पर्पस क्या होता है कोड ऑफ कॉर्पोरेट एथिक्स का, कि जो आपकी एंटिटी का एक इथिकल स्टांस बना हुआ है या एक पर्टिकुलर बिहेवियर आपकी एंटिटी डिप्लॉय करना चाह रही है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कोड ऑफ एथिक्स के थ्रू ही होता है। जब तक आपके पास रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, तब तक आप लोगों को कैसे डायरेक्ट करेंगे कि आपने किस तरह डील करना है। और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके पास सारी चीजों के अंदर होते हैं। ये इसकी जेनेरिक गाइडेंस है कि अप टू डेट होने चाहिए, अवेलेबल फॉर ऑल होने चाहिए। ये नीचे जाके इसकी यहाँ पे स्पेसिफिक गाइडेंस है कि आपके पास इसके क्या क्या मेन एलिमेंट हो सकते हैं। आपने किस लिए कोड ऑफ एथिक्स बनाए होते हैं, कंप्लायंस को मैनेज करने के लिए, स्टेक होल्डर रिलेशंस को मैनेज करने के लिए, वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कोड ऑफ एथिक्स बनाते हैं। तो जब हम कंप्लायंस के लिए बनाते हैं तो हमारे पास रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, क्लियरली इंस्ट्रक्शंस होंगी, तो ही हम कंप्लायंस करवा सकेंगे। इसीलिए ऊपर मेंशन था कि रिटन कोड ऑफ एथिक्स अवेलेबल फॉर ऑल होना चाहिए। मैनेजिंग स्टेक होल्डर रिलेशंस में ऑब्वियसली जब आप अपना एथिकल स्टांस रख रहे हैं तो वो किसके लिए रख रहे हैं, वाइडर स्टेक होल्डर ग्रुप्स के लिए। तो आप उससे अपने रिलेशंस भी इसी तरह मैनेज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, अपनी रिपोर्टिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह हो सकता है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट के अंदर जब आपका एथिकल कल्चर प्रोमोट होगा, तो यू नीड नॉट टू इन्फोर्स बाय फोर्स। लोग खुद से उस एथिकल वे के अंदर एक्ट करेंगे बिकॉज आपने उनको एक कल्चर प्रोवाइड कर दिया। कंटेंट कोड ऑफ कॉर्पोरेट एथिक्स के क्या होने चाहिए वो भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इस पे भी सवाल बन सकता है। और किस डोमेन के अंदर कंटेंट्स होंगे वो भी आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उसको आप अज्यूम करते रहें, और हर स्टेक होल्डर के अंदर चार पांच बातें आपको पता होनी चाहिए जो कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय से रिलेटेड क्या क्या बातें कोड ऑफ एथिक्स में लिखी जा सकती हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो गई, पे से रिलेटेड हो गया, हेल्थ एंड सेफ्टी हो गई। कस्टमर से रिलेटेड क्या होंगी, कंपेटिटर से रिलेटेड क्या होंगी, शेयर होल्डर से रिलेटेड क्या होंगी, सप्लायर से रिलेटेड क्या होंगी, गवर्नमेंट डीलिंग वगैरह आपके आपके पास है तो उससे रिलेटेड क्या होंगी, वाइडर सोसाइटी से रिलेटेड क्या होंगी। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट्स एक एक के अंदर आपको याद होने चाहिए। जब आपने कोड ऑफ एथिक्स नॉर्मली होना क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, कंटेंट क्या होते हैं, अब आपने जब कोड को इन्फोर्स करवाना है उसके अंदर कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं वो आपको पता होने चाहिए। और अगर वो चैलेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे होंगे, लोग कोड को ब्रीच कर रहे होंगे। अब आपने ये भी इंश्योर करना है कि कोड ऑफ एथिक्स बना तो लिया बहुत अच्छा, बट वो फॉलो भी तो हो। तो जो ब्रीच करने के कॉन्सिक्वेंसेस हैं या उस चीज को मेजर करने के लिए जो एलिमेंट्स आप इनकॉर्पोरेट करते हैं वो यहाँ पे डिस्कस हुए हैं। विसिल ब्लोइंग जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसमें आप कोई भी इस तरह का नॉन एथिकल बिहेवियर को रिपोर्ट करते हैं बाय डिस्गाइजिंग योर पर्सनैलिटी। अब आपने ये इसके अंदर सोचना है कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, जिसमें आपकी प्रैक्टिकल कंसीडरेशन क्या है कि भाई विसिल ब्लोइंग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉल्स रिपोर्ट भी लोग क्रिएट कर सकते हैं बाइस्ड हो गए दुश्मनी के अंदर। इसी तरह अगर कोई करेक्ट रिपोर्ट कर रहा है वो फाउंड आउट हो गई तो उसके लोग दुश्मन वगैरह भी बन जाएंगे। तो इसके दोनों एलिमेंट्स और एंगल्स आपको पता होने चाहिए, ताकि सवाल में आपसे जब करेक्टिव एक्शन पूछे तो आप उस चीज को सही तरीके से बता सकें कि मुझे कोड को इन्फोर्स करने के लिए, अपनी विसिल ब्लोइंग पॉलिसी को सही तरीके से चलाने के लिए क्या क्या एक्शंस लेना पड़ सकते हैं। अब सवाल में वो जानबूझ के आपको क्या करेगा, थोड़ा सा इमोशनल टच देगा कि उस एम्प्लॉय के घर में कोई बीमार था, उसको पैसों की जरूरत थी, वो स्टार परफॉर्मेंस था, उसने आज तक ऐसा नहीं किया। बट आपने उन फैक्टर्स को इग्नोर करना है, बिकॉज जब एथिक्स की हमारे पास बात आती है तो हम इमोशन से काम नहीं लेते, हम किसी चीज को इन्फोर्स करने के लिए जो भी उसकी रिलेटेड एक्शंस है वो हम जरूर ले रहे होते हैं।
बट उसको आपने थोड़ा सा सीक्वेंस में लेते हुए चलना है। ये प्रैक्टिकल कंसिडरेशन भी आप चाहें तो सवाल को आंसर करने में यूज कर सकते हैं कि भाई सबसे पहले जो विसिल ब्लो हुई है उसके फैक्ट्स करेक्ट हैं या नहीं है, क्या जो वो चीज़ बता रहा है उसके अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंस आपके पास है, क्या आपने उस न्यूज़ को क्रॉस चेक किया बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, क्या जब वो चीज़ फाउंड आउट हो गई तो आपने उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी उस बंदे की रखी, किस तरह आपने उस पे एक्ट करते हुए आपने एक डिसीजन लिया, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया अगेंस्ट द कल्प्रिट, और फ्यूचर रेफरेंस के लिए किस तरह आप उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं, सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। प्रॉब्लम्स में विसिल ब्लोइंग मैंने आपसे थोड़ी बहुत डिस्कस कर ली, बाकी भी आप चाहें तो पढ़ लें कि जो एथिक्स को इन्फोर्स करवाने की प्रॉब्लम्स हैं विसिल ब्लोइंग के अंदर भी वही वाली आ जाती हैं। एम्प्लॉय की आपके पास जो उसकी इंडिपेंडेंस है आपके पास वो भी इसके अंदर आ सकती है। ये सारी चीजें इसके आपके पास कवर हो रही होंगी। एक चीज बस जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है ना विसिल ब्लोइंग के अंदर, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई जिसने उस चीज को रिपोर्ट किया आपने उसको किसी तरह से छुपा के रखना है फ्रॉम दी वाइडर स्टेक होल्डर ग्रुप। आपने उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज होने नहीं देना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम विसिल ब्लोइंग के साथ यही है। और ये प्रैक्टिकली भी इस तरह के स्टांसेस होते हैं। तो आपने उन न्यूज़ेस को लीक करने से किस तरह बचाना है और आपने इन्फोर्स कैसे करना है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी आप एक बार से स्किम कर लीजिएगा इस चीज़ों को, आपके माइंड में चीज़ें याद रह जाएंगी। बहुत ज्यादा इन चीज़ों का आपने रट्टा नहीं लगा। कोड ऑफ एथिक फॉर अकाउंटेंट्स है, ये हम वैसे ही कैफ वगैरह से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये आपने सिर्फ एक स्किम कर लेना है। इसको आप इग्नोर वैसे भी कर सकते हैं, बट ये प्रिंसिपल्स याद रखिएगा, क्योंकि जब भी हम एक कॉर्पोरेट के लेवल पे बात करते हैं तो हम ऑडिट पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे होते कि हम सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फ रिव्यू थ्रेट उस चीज़ों में चले जाएं। ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। इन प्रिंसिपल्स की वायलेशन उन्हीं नंबर ऑफ थ्रेट्स की बेसिस पे होगी। बट सवाल के अंदर आपको ये पिक होना चाहिए कि मसला इंटेग्रिटी का है, ऑब्जेक्टिविटी का है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर का है, कॉन्फिडेंशियलिटी का है, या प्रोफेशनल बिहेवियर का है। क्योंकि यही प्रिंसिपल्स मैं आपको बताऊं आपके कोड ऑफ एथिक्स डिवाइस करने के अंदर भी अप्लाई होते हैं। जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी है, अब बिजनेस की इंफॉर्मेशन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कॉन्फिडेंशियल है जो आपको नहीं डिस्क्लोज करनी चाहिए, या कौन सी ऐसी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है जिसकी कॉन्फिडेंशियलिटी का आपको ख्याल नहीं रखना चाहिए। प्रोफेशनली आप किस तरह बिहेव कर सकते हैं इन डीलिंग विद योर सप्लायर्स कस्टमर्स विद योर एम्प्लॉइज। इंटेग्रिटी और आपकी ऑब्जेक्टिविटी बिजनेस के फंक्शंस परफॉर्म करते हुए किस तरह कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपका सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो नहीं आना चाहिए बिजनेस के काम के साथ। इन दैट वे यू विल रिमेन ऑब्जेक्टिव। इसी तरह प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू कर, अगर आपको कोई काम दिया जा रहा है सवाल के अंदर और आपको सवाल में हिंट्स दिए जा रहे हैं कि आप उसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, फिर भी आप वो काम एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, तो वो चीज़ आपकी कॉम्पिटेंस वगैरह पे इम्पैक्ट आ जाएगी, इंटेग्रिटी पे इम्पैक्ट आ जाएगा। तो सिर्फ आपने एक बार स्किम करके इन प्रिंसिपल्स को अच्छे तरीके से समझ लेना। जैसे अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिविटी की एग्जांपल दूं, कोई भी बायसनेस सवाल के अंदर शो हो, इम्पैक्ट ऑन दी ऑब्जेक्टिविटी। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सवाल के अंदर शो हो, इम्पैक्ट ऑन ऑब्जेक्टिविटी। किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस से आप इम्पैक्ट हो रहे हो या आपको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा हो तो इम्पैक्ट ऑन ऑब्जेक्टिविटी। इस तरह की आपको तीन चार बातें याद होंगी कि भाई प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में प्रोफेशनल बिहेवियर में क्या आता है, तो आप सवाल के अंदर सही तरीके से पिक कर सकेंगे। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं कि एथिक्स का मसला तो समझ जाते हैं, बट उसको लिखने के अंदर वो उसको किसी भी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल में क्लासिफाई नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से आपको मार्क्स सही से अवॉर्ड नहीं होते। एक्सपेक्टेशन भी आप देख लें इसके अंदर, वही है कोड ऑफ कॉर्पोरेट एथिक्स आपको पता होना चाहिए, पर्पस कंटेंट नेचर क्या होती है। विसिल ब्लोइंग आपको आइडेंटिफाई होनी चाहिए। एप्लीकेशन आपका आईकेप कोड ऑफ एथिक्स की इसके अंदर वही आता है, थ्रेड्स को आइडेंटिफाई करना, असेस करना, देन डिसीजन लेना। अब चलते हैं चैप्टर 20 पे। थोड़ा सा क्विक मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आपने बस मेरे साथ अभी रिवाइज कर लिया तो चीजें आपको याद रह जाएंगी, आपने खुद से भी इसको पढ़ना है। और आपको देख के भी खुद भी एनालाइज हो रहा होगा कि इसके अंदर लिमिटेड टॉपिक्स ही आपके पास अवेलेबल है। आप अगर इस पे एक डेसिग्नेटेड तमीज से टाइम लगाएंगे चीजों को पढ़ के, प्रैक्टिस इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिसने प्रैक्टिस नहीं की हुई वो सवाल को किस तरह लेके चलना है वो नहीं लेके चल सकता। अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि बस ऊपर ऊपर से स्किम कर लेते हैं कि हाँ हमें ये बातें पता है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बट जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एटलीस्ट मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि जितने भी एसपीएम के पास पेपर्स हैं उन सारे एथिक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लाजमी करें। कोशिश ये करें एथिक्स को प्रिपेयर करते हुए एक सिंगल सिटिंग के अंदर आप लेके बैठे इसको 3-4 घंटे, या एक सिंगल डे के अंदर लेके बैठे, ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकें। आपको पता चल सके कि भाई सवाल अगर कॉर्पोरेट लेवल पे आ रहा है तो किस तरह आंसर करना है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में आ रहा है तो कैसे आंसर करना है, बिजनेस डिसीजन पे आ रहा है, एथिकल स्टांस पे आ रहा है, कोड ऑफ एथिक्स पे आ रहा है, विसिल ब्लोइंग पे आ रहा है, मिरर टेस्ट पे आ रहा है, ब्राइबरी करप्शन पे आ रहा है,
तो उन चीज़ों को किस तरह आंसर करना। कोशिश करें कि जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप करेंगे उतना अच्छा आपका एथिक्स का क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट हो रहा होगा। अब एथिकल थ्रेड्स एंड सेफगार्ड पे मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, ये चीज़ आपकी नॉर्मली हम पढ़ रहे होते हैं अगर किसी ने बाकी सीफैप के पेपर्स दिए हुए हैं, सीफैप 6 वगैरह। बट हमें आइडेंटिफाई होना चाहिए कि एथिकल कॉन्फ्लिक्ट किस तरह आ सकता है, या एथिकल डिलेमा हम जिसको कहते हैं वो क्या हो सकता है। ऊपर जो हमने अभी प्रिंसिपल्स पढ़े, अगर उसके अंदर कोई आपका कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि जिससे आपकी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो रही है, ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज हो रही है, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, ये सारी चीजें आपके पास एथिकल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ रही होती है। ये बेसिकली आपके सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से ट्रिगर हो रहा होता है नॉर्मली, जिसकी बेसिस पे आपका डिसीजन बाइस्ड हो जाता है, आप ऑब्जेक्टिव नहीं रहते, आप अपनी ड्यूटीज के अंदर ऑब्जेक्टिव नहीं ले पा रहे होते। अब रूल बेस होता है, प्रिंसिपल बेस होता है, इसमें जरूरत नहीं है, हमारे पास नॉर्मली प्रिंसिपल बेस अप्रोच यूज हो रही होती है, जिसके अंदर आप वन साइज डजन फिट ऑल वाली फिलोसफी लेके चलते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस प्रोसेस से चीजों को स्क्रूटनाइज करना है। उसकी बेसिस पे आप सबसे पहले थ्रेड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल की नॉन कंप्लायंस हो सकती है, जो मैंने आपको ऊपर अभी अच्छे से समझाया कि वो आपको याद रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मसला है, इंटेग्रिटी का मसला है, प्रोफेशनल बिहेवियर का मसला है। ये अक्सर मिस्टेक होती है, इसलिए मैं इस पर बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि थ्रेड्स को आइडेंटिफाई करके कनेक्ट करना जरूरी है विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। उसके बाद सीवियरिटी ऑफ द थ्रेड क्या है, भाई आइडेंटिफाई तो हो गया, पता चला मसला इतना ज्यादा बड़ा है ही नहीं। चौथी चीज, अब जब आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया, इवेल्युएट भी कर लिया, उसको एक रैंकिंग भी दे दी, अब उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, सेफगार्ड्स आपके पास क्या होने चाहिए। अब इन स्टेप्स को आपने इसी तरह लेके चलना है किसी भी सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए भी। नेचर ऑफ एथिकल थ्रेट्स एक बार स्किम कर लिएगा, वैसे भी ज्यादातर लोगों को ये पता ही होते हैं। मेन फोकस आपका होना चाहिए इसकी एग्जांपल्स पे। जितनी ज्यादा आप एग्जांपल्स पढ़ रहे होंगे, जिस तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस है और इन प्रैक्टिस है, उन दोनों का मेन फर्क क्या है। बिजनेस वाले पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करिएगा, सवाल इसी पे बन रहा होता है ताकि आपको पता चले एसपीएम में किस तरह इंडिविजुअल कैपेसिटी में एथिक्स का क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम्पल्स अगेन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट एक बार जरूर पढ़ें ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी है। एथिकल सेफगार्ड्स किस किस किस्म के हो सकते हैं, आपके लेजिस्लेशन लेवल पे, रेगुलेटर लेवल पे, आपके प्रोफेशनल बॉडीज जो हैं उनके लेवल पे क्या क्या सेफगार्ड डिप्लॉय हो सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है कि कंपनी लेवल पे आपके क्या क्या सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं, पर्सनल कैपेसिटी में कौन कौन से सेफगार्ड बंदा ले सकता है इन ऑर्डर टू सेव इट फ्रॉम द थ्रेट्स। मॉडल फॉर रिजॉल्विंग एथिकल कॉन्फ्लिक्ट उन्हीं स्टेप्स को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा हुआ है। रिकॉग्नाइज डिफाइन करना है एथिकल इशू को, आइडेंटिफाई थ्रेट्स टू कंप्लायंस करना है। इसका मतलब सवाल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है उसको करेक्ट तरीके से पिक करना इज स्टेज वन, कि आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि यहाँ पे कोई ना कोई तो एथिक्स का मसला है। दूसरा स्टेज क्या है कि आपने उसको एक नाम दिया, आपने उसको कैटेगराइज किया इन द थ्रेट्स टू कंप्लायंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी वगैरह। देन इवेल्युएट वाली बात ऊपर लिखी हुई थी, यहाँ पे वही बात है कि सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट आपके पास क्या है। चौथी चीज इन्होंने इफ एंड बट करके कर दिया कि भाई अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो क्या सेफगार्ड्स लिए जा सकते हैं कि वो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाए, और अगर सिग्निफिकेंट है, सेफगार्ड लेने के बाद भी वो चीज रिजॉल्व नहीं हो रही तो क्या करना। जिसका मतलब जब भी आप कोई भी सेफगार्ड बता रहे होंगे या प्रोफेशनल कैपेसिटी में ले रहे होंगे, उसकी रीअसेसमेंट जरूरी है कि क्या उस सेफगार्ड से मैंने सिर्फ दिली तसल्ली करी है या एक्चुअल में वो थ्रेट मेरे पास एक एक्सेप्टेबल लेवल तक आ गया है या मिटिगेट हो गया। तो रीअसेसमेंट का पॉइंट भी जरूरी है। देन आपने डिसीजन लेना है कि आपने करना क्या है, उस एक्ट को सेफगार्ड देने के बाद भी आप कर सकते हैं या आपने उस एक्ट को ही छोड़ देना है क्योंकि सेफगार्ड सफिशिएंट नहीं है। इसी चीज की एक्सप्लेनेशन है, बट इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चीज अच्छी होंगी। रट्टा मार के स्टेप्स का याद करने से कुछ भी नहीं होगा। देन मिरर टेस्ट है, इसमें आपने चीजें याद रखनी है कि तीन कौन से स्टांसेस हैं जिसपे आपने चीजों को इवेल्युएट करना है। वो सवाल में मिरर टेस्ट यूजुअली लिख के भी पूछ रहा होता है कि आप मिरर टेस्ट परफॉर्म करेंगे, इंडिविजुअल कैपेसिटी में यूजुअली होता है। इसका प्रिंसिपल बेसिकली यही है कि अगर आप खुद को अपने सामने देख रहे होंगे मिरर के अंदर, तो क्या आपको चीजें सही लगती है या नहीं लगती, तो आप खुद से अब सवाल पूछ रहे होंगे, इसलिए इसको मिरर टेस्ट कहते हैं कि भाई जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो लीगल है नहीं है। ये चीजें तो बहुत क्लियरली डिफाइंड होती हैं, व्हाट इज लीगल व्हाट इज नॉट लीगल। दूसरा आता है कि लोगों का परसेप्शन क्या होगा अगर आप ये काम करते हैं। अगर अक्सर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा, एक होती है इंडिपेंडेंस, एक होती है परसीव इंडिपेंडेंस। कुछ चीजों के लिए आपकी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज नहीं हो रही होती बट फिर भी वो काम मना होता है। क्यों? क्योंकि वाइडर पब्लिक जो है उस चीज को वो नहीं समझेगी जो आप समझ रहे हैं। वो समझेगी कि भाई इनकी इंडिपेंडेंस का मसला है।
तो परसीव इंडिपेंडेंस पे भी चीजें मना कर दी जाती हैं, तो ये चीज व्हाट विल अदर पीपल थिंक के एम्बिट में आता है। तीसरी चीज आती है कि भाई अगर लीगल भी है तो क्या इथिकली करेक्ट है या नहीं है। अब पढ़ने में तो इथिकली करेक्ट है, आपने इसकी इंग्लिश मीनिंग ले ली, बट क्योंकि मैंने आपको ऊपर पूरा कॉन्टेक्स्ट बताया और बाद में मैंने आपको ये बताया कि आपको पता होना चाहिए जब मैं एथिक्स के वर्ड की बात कर रहा हूं तो मेरे माइंड में क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, वो आपने जरूर रिविजिट करना है। वरना आप आंसर कैसे करेंगे, आपको जब एथिक्स के मतलब की डिटेल्ड डेफिनेशन एग्जाम्पल्स नहीं पता होंगी, यू कैन नॉट कमेंट वेदर इट इज एथिकली करेक्ट और नॉट। फिर मॉडल जो अप्लाई करना है वो तो आप प्रैक्टिस वगैरह से ही कर रहे होंगे। आप इसके अंदर चाहें तो पास पेपर्स की एग्जांपल डायरेक्ट भी कर सकते हैं बुक की एक दो एग्जांपल पढ़ने के बाद, और जो चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो भी आप कर सकते हैं। प्राइमरी करप्शन जो है वो एक नॉर्मली एक थोड़ा सा रट्टे वाला तो मैं नहीं कहूंगा, बस एक बार आपने स्किम कर लिया आपके माइंड में चीजें याद रह जाएंगी। आप सवाल के अंदर नोट कर सकते हैं कि भाई कौन सा बंदा इन्वॉल्व है इन प्राइमरी, एंटिटी लेवल पे कौन सी करप्शन हो रही है, या कौन बंदा किस तरह कर रहा है और उसको रिपोर्ट किस तरह करना है। जिस चीज के अंदर आपके पास लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे ब्राइबरी करप्शन के अंदर आपके पास ब्राइबरी करप्शन के एक्ट हैं, तो उस चीज को आपने किस तरह लेके चलना है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ वहां पे खत्म नहीं होती कि आपने वो चीज आइडेंटिफाई करी और एंटिटी लेवल पे एक्शन ले लिया। सिंस इट्स अ नॉन कंप्लायंस ऑफ द लॉ, इससे वाइडर स्टेक होल्डर ग्रुप्स को भी नुकसान हो रहा होता है, तो उसको किस तरह रिपोर्ट करना है गवर्नमेंट से, किस तरह आपने चीजें इन्फोर्स करवानी है, वो भी इसके एम्बिट में आ रही होती है। अगेन सिर्फ डिफाइन करने की बात है ब्राइबरी करप्शन की, बट मेजर्स टू रिड्यूस एंड कॉम्बैट ब्राइबरी ये दोनों चीजें कनेक्ट होकर पूछी जा सकती है। कोई ब्राइबरी का एक्ट है तो कंपनी क्या चेंजेस लेकर आए जिससे वो एक्ट फ्यूचर में ना हो। एथिकल कॉन्फ्लिक्ट पता होना चाहिए, थ्रेट सेफगार्ड्स हमने जिस तरह बात किया, ये मॉडल जो है नॉर्मली इसी तरह आता है कि आप किस तरह एथिक्स के इशूज को आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व करेंगे, या मिरर टेस्ट आप किस तरह लगा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपकी एथिक्स की एक ओवरऑल हमने अप्रोच और मैपिंग डिस्कस की है, जिसको जब तक आप प्रैक्टिस करके नहीं करेंगे आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। पेपर में आप मे भी शायद पिक कर पाए बट आप सवाल में लिख नहीं सकेंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है। सही। अब हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बस 2 मिनट मुझे दीजिएगा, फिर मैं इसके क्वेश्चन को लेके चलता हूँ।
ये बेसिकली क्वेश्चन 5 है आपके पास दिसंबर 2023 का। अब इसको हम क्विकली देख लेते हैं कि हमें सवाल को एथिक्स से लेके किस तरह चलना होता है और आइडेंटिफाई कैसे करना। अगेन रिक्वायरमेंट वगैरह से ही हमारा स्टार्ट हो रहा होगा। आपने एनालाइज करना इशू को अबव एथिकल इशू। अब मैंने वही वाली बात, अब यहाँ पे एथिकल इशू जिसने पढ़ा हुआ होगा सही से वो समझ जाएगा कि एथिक्स के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो वो एक इनिशियल ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑलरेडी कर रहा होगा। फिर आपने सजेस्ट करना एनी 3 अप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन फॉर द मैनेजमेंट। जब डिफाइन कर दिया तो आपने 3 पे ही बात करनी है। अब मैं अगर इसकी इनिशियल प्लानिंग की बात करूं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 एथिकल इश्यूज आइडेंटिफाई कर पाता हूं और 3 अप्रोप्रिएट एक्शन दे देता हूं, तो 1 पॉइंट का 1 मार्क्स आपके पास हो जाएगा। तो आपकी सवाल के अंदर प्लानिंग भी इसी तरह होनी चाहिए कि मुझे कम से कम 3 मसले तो ढूंढने हैं और उनको प्रॉपरली क्लासिफाई करके एक्सप्लेन करना है। देन उनके अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन अगर मैं बता दूंगा तीनों का अगर अलग अलग है तो मेरे पास 6 मार्क्स कवर हो जाएंगे। मिलीनियम कार्स लिमिटेड इज अ लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर। बिजनेस का हमें हमेशा आइडिया होना चाहिए सवाल पढ़ते हुए। इन बोथ द होम कंट्री एंड नखलिस्तान अ डेवलपिंग कंट्री। इसका मतलब एक लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर आपका जो होम कंट्री के अंदर भी है और एक सेपरेट कंट्री के अंदर भी है। तो आपकी मतलब 2 कंट्री के अंदर प्रेजेंस है। डेवलपिंग कंट्री है तो उसने लिख के दिया हुआ तो उसका मतलब कहीं ना कहीं पे ये यूज हो रहा होगा। वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द पॉपुलैरिटी ऑफ हिज ब्रांड इट्स MCL's लिबरल वारंटी पॉलिसी। अब ये इंपॉर्टेंट है। एंड इट्स एक्सेप्शनल आफ्टर सेल सर्विस। लिबरल वारंटी पॉलिसी का मतलब ये है कि थोड़ी सी आपकी एक्सटेंडेड वारंटी पॉलिसी है। आप बहुत ज्यादा इसके अंदर चीजें ऑफर कर रहे होते हैं, या तो ज्यादा लंबे टाइम के लिए कर रहे होंगे या आपकी वारंटी कवरेज के अंदर मैक्सिमम चीजें कवर हो रही। MCL इज ऑल्सो रिनोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू CSR स्पेंडिंग। अब जब यहाँ पे बात कर दी ना रिनोन की, तो इसका मतलब कंपनी के माइंड के अंदर जो इथिकल स्टांस है उसका हिंट आपको दे रहे हैं जो भी हम पढ़कर है। इसका मतलब आप इस एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट काम करेंगे तो मे बी जो आपकी पॉपुलैरिटी है वो हर्ट हो रही होगी। बेनिफिटिंग नॉट ओनली करंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉयज बट ऑल्सो लोकल कम्युनिटीज। अब यहाँ पे आपको देखें हिंट दे रहा है कंपनी के एथिकल स्टांस की पोजीशन क्या है। जिसने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ होगा वो सवाल को यहीं से इंटरप्रेट करना शुरू कर देगा कि ये क्यों आपको बता रहा है। ये आपको इसलिए बता रहा है कि आपने इसके अगेंस्ट या आपके स्टांस को कोई चीज हर्ट कर सकती है विद द फॉलोइंग डिसीजन, या किसी के भी इंडिपेंडेंस के मसले की वजह से, तो आपने उसको नहीं होने देना। अदरवाइज इम्पैक्ट क्या होगा, कंपनी की जो इथिकल पोजीशन स्टेक होल्डर्स के माइंड में बनी हुई है वो हर्ट होगी। उससे कंपनी की जो स्ट्रेटेजी है उस पर इम्पैक्ट आ रहा होगा। तो ये सारी चीजें रेलिवेंट उसको ही लगेंगी जिसने उन सारी चीजों को कनेक्टेड पढ़ा हुआ होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास उसने आपको एथिकल पोजीशन आपकी बता दी, या जिसको आप एथिकल स्टांस कहें कंपनी का क्या है। रिसेंटली द मैनेजमेंट ऑफ FNCL हैज encountered द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट इश्यूज। जब ये बोल दिया इंडिपेंडेंट इश्यूज हैं तो आपने उसको इंडिपेंडेंटली ही डील करना है, कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब विसल ब्लोअर्स कंप्लेन, अब मेरा माइंड चलना चाहिए कि विसल ब्लोइंग के टॉपिक में क्या क्या चीजें थी और विसल ब्लोअर की कंप्लेंट है, तो मैं यहाँ पे भी बैठ के परसीव कर सकता हूँ सिर्फ ये 2-3 वर्ड्स पढ़ के कि विसल ब्लोइंग को इन्फोर्स करवाने से रिलेटेड क्या क्या मसले मसाइल होते थे जो मैंने पढ़े थे। जब मेरे माइंड में वो थोड़ी सी चीजें याद आएंगी मुझे और मैं सवाल पढ़ूंगा तो मैं इंफॉर्मेशन को सही तरीके से अंडरलाइन करके कमेंट कर सकूंगा। जो लोग बोलते हैं कि रट्टा लगाने की जरूरत है, नहीं है। देखें रट्टा उस सेंस में नहीं है कि आपको वर्ड टू वर्ड चीजें याद हो, बट आपको चीजों का बेसिक्स पता होना चाहिए। आपके पास एक थोड़ी बहुत आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि आपने इश्यूज पे किस तरह कमेंट करना। विसल ब्लोअर्स कंप्लेंट इनेबल्ड द मैनेजमेंट टू डिस्कवर दैट वन ऑफ इट्स एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय से रिलेटेड एक कंप्लेंट आई हुई है, मुख्तार साबिर, आर स्टार परफॉर्मर, अब एंड ब्रिलियंट मैकेनिक। अब आप देख रहे हैं ये वही वाली बातें जो मैंने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि आपको वो थोड़ा सा डिसीव करेगा कि इमोशनली कनेक्ट करेगा कि भाई स्टार परफॉर्मर है, कभी उसने कोई गलती नहीं करी, उसके लिए कंप्लेंट आई है। तो आपने दोनों एंगल्स ओपन रखने। देयर माइट बी अ चांस कि कंप्लेंट मे बी रॉन्ग, क्योंकि अगर इतना अच्छा एम्प्लॉय है, इतनी सारी चीजें हैं, तो हो सकता है कि किसी ने शायद जेलिसी के अंदर या किसी और चीज के अंदर कंप्लेंट गलत की हो। या आपने ये एंगल भी ओपन रखना है कि भाई जितना भी अच्छा एम्प्लॉय हो, जितने भी उसकी हिस्टोरिकली परफॉर्मेंस रही हो, वी नीड टू बी ऑब्जेक्टिव इन डीलिंग विद दिस कंप्लेंट। ये दोनों एंगल ओपन रखते हुए आप सवाल लेके चलेंगे। वॉज इन्वॉल्व इन द थेफ्ट ऑफ एक्सपेंसिव कार्ड पार्ट्स।
When assigned to visit customers for maintenance issues, he stole those parts and replaced them with second-hand alternatives. कस्टमर के साथ भी मसला गया. इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट दिस हैज बीन अकरिंग फॉर द पास्ट 15 months. अब देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई चीज मेरे पास इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन से हो रही है तो इसका मतलब देर आर सम वीकनेसेस इन इन्फोर्सिंग. आपके कोड ऑफ एथिक्स को इन्फोर्स करने के इश्यूज कंपनी के पास हैं. तो जो आपकी कोर्स ऑफ एक्शन है उसमें ये चीज भी शामिल होगी कि हाउ यू कैन इन्फोर्स, कि भाई 15 महीने से एक चीज चले आ रही है और हम उसको पकड़ ही नहीं सके. Furthermore, it was revealed that Mukhtar engaged in this activity to meet the escalating medical expenses. अब यहाँ उसने आपको इमोशनली कनेक्ट करना शुरू किया ऑफ ए सीरियसली इल ब्रदर. ये बात याद रखिएगा, जितने इस तरह के हिंट्स दे रहे हैं आपने उसको निगेट जरूर करना है. आपने सिर्फ ये कमेंट नहीं करना कि मुख्तार ने गलत किया, हमें यही एक्शन लेना चाहिए. आपने ये बताना है कि भाई मेडिकल एक्सपेंसेस मीट करना इज नॉट एन एक्सक्यूज. स्टार परफॉर्मर या ब्रिलियंट मैकेनिक होना इज नॉट एन एक्सक्यूज. कंपनी को चीज़ों को इन्फोर्स करवाने के लिए क्या क्या स्टेप लेने पड़ सकते हैं वो इन दोनों फैक्ट्स के अलावा भी ले रही होगी. मेंशन जरूर करा करें, सवाल से कनेक्ट करते हुए, आंसर को जेनेरिक नहीं रखा करें. मैनेजमेंट इज करेंटली deliberating एक्शन अंडर द कंपनीज कोड ऑफ एथिक्स which could lead to मुख्तार dismissal and the forfeiture of MCL's entire contribution to its provident fund account. अब उसने मैनेजमेंट का एक्शन भी बताया कि जो एक्शन लेने जा रहे हैं कंपनी कोड ऑफ एथिक्स के लिहाज से. जब लिख दिया तो आपने इस सेक्शन पे कमेंट नहीं करना क्योंकि उनके कोड का पार्ट है. आपसे ये नहीं पूछा हुआ कि वो एक्शन सही है या नहीं है. जब बोल दिया कंपनी के कोड ऑफ एथिक्स के अंदर जो एक्शन लिया हुआ है वही लेने जा रहे हैं तो मान लिएगा वो एक्शन सही है. However, given Mukhtar status as a star performer and his 20 plus years of experience with MCL, he has guaranteed sympathy among senior management. These sympathizers propose a more lenient approach, citing his unmatched work quality which contributes significantly to MCS goodwill. अब यहाँ उसने आपको थोड़ा सा और कंफ्यूज किया. किस तरह? सीनियर मैनेजमेंट का वर्ड यूज करते हुए. ये बात याद रखिएगा, नो वन इज अबव द लॉ जो हम पढ़ते हैं तो नो वन इज अबव द कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स. अब आपको यहाँ पे इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं जिसके मार्क्स हैं कि अगर सीनियर मैनेजमेंट चाहे तो भी वो कोड ऑफ एथिक्स को ओवर रूल नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि उसके इम्पैक्ट जो हैं वो वाइडर स्टेक होल्डर ग्रुप पे आएंगे. इसका मैसेज लोगों को क्या जाएगा कि अगर आप स्टार परफॉर्मर से अच्छे हैं तो आप इस तरह के एक्ट फ्यूचर में कर सकते हैं. और कोड ऑफ एथिक्स आप याद रखिएगा आपको फ्यूचर के लिए भी इन्फोर्स करवा के रखना होता है. जो हमने कल्चर की बात की थी, अगर आप कुछ पॉइंट्स पे लीनियंट होंगे यू गोइंग टू लूज दैट कल्चर, यू विल नॉट बी एबल टू इन्फोर्स दिस कोड ऑफ एथिक्स. बिकॉज जब एक चीज आपके सामने आई, लोगों को पता चली और आपने एक्शन नहीं लिया, इट मीन्स आपने अगले वालों को ये लाइसेंस दे दिया कि वो फ्यूचर में इन सिनेरियो के अंदर रहते हुए ये काम कर सकते हैं. तो डिसीव करने के लिए उसने सीनियर मैनेजमेंट का वर्ड यूज किया. एनालाइज करना है अब एथिकल इशू को और सजेस्ट करना है 3 अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन. अब हमारे पास जब चीज़ों को एनालाइज करना होता है तो हमें फैक्ट्स के थ्रू चीज़ें कोट करना पड़ती हैं. जब भी मैंने आपको कहा कि आप मेडिकल वाली बात भी लिख रहे होंगे, स्टार परफॉर्मेंस ब्रिलियंट मैकेनिक वाली बात भी लिख रहे होंगे, पास्ट 15 मंथ वाली बात को भी कोट कर रहे होंगे, सीनियर मैनेजमेंट वाली बात को भी कोट कर रहे होंगे, 20 प्लस एक्सपीरियंस वाली बात को भी कोट कर रहे होंगे. क्योंकि आपको एक सिचुएशन को एनालाइज करना होता है तो आपको उसको फैक्ट्स के थ्रू सपोर्ट करना पड़ता है. यहाँ पे आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी. देन उसी के अकॉर्डिंग आप अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन बताएंगे 3. यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं? पहले मैं दूसरा पार्ट भी पढ़ लेता हूँ फिर मैं इसको लेके चलता हूँ. या हम इसका आंसर भी पहले देख सकते हैं क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है. दूसरे वाले की सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं फिर पहले वाले को हम कनेक्ट कर लेंगे. ज्यादा पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए, सिर्फ मैं क्विकली स्किम करवाऊंगा क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है. दूसरे में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है एमसीएल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द अबव सिचुएशन फ्रॉम एन एथिकल स्टैंड पॉइंट. अब एथिकल स्टैंड पॉइंट होता क्या है, अगेन वो आपको पता होना चाहिए. ऑल्सो एनालाइज करना है. डिस्कस अलग करना है, एनालाइज अलग करना है. द प्रोपोजल टू इस्टेब्लिश द हॉस्पिटल फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव. अब यहाँ पे वही बात आ गई कि भाई कंपनी का जो एथिकल स्टांस है, पहली चीज, या कंपनी की जो सीएसआर पॉलिसी है उससे देखते हुए हमारा क्या स्टांस होना चाहिए इस डिसीजन से रिलेटेड. ये एक डिसीजन है ना आपके पास. इस तरह के क्वेश्चंस भी मैं आपसे कह रहा था कि अक्सर एसपीएम में आते हैं कि एक बिजनेस डिसीजन को सवाल के अंदर चैलेंज किया जाता है फ्रॉम द सीएसआर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि मे बी इसका बिजनेस रैशनल आपके लिए नहीं बन रहा हो, कंपनी आपकी हॉस्पिटल बिजनेस में नहीं है,
बट अब आपको ये भी देखना है कि भाई आप एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा नहीं हो कि आप इतनी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट सीएसआर पे कर दें कि आपके जो शेयर होल्डर्स ने जो मेन ऑब्जेक्टिव आपको असाइन किया वही कंप्रोमाइज हो जाए। इसी बैलेंस के लिए मैंने आपको बार बार बताया था कि ये बात जहन में रखिएगा कि कमर्शियल एंटिटीज, they need to maintain the profit while following the CSR policies and initiatives। और इसके लिए आपके माइंड में कंपनी का एग्जिस्टिंग सीएसआर स्टांस क्या है वो भी होना चाहिए। दोनों को मैं साथ ही पढ़ लेता हूँ, फिर हम दोनों को साथ कनेक्ट करेंगे कि दोनों इश्यूज किस तरह अलग अलग थे और जो हमने अपने माइंड में मैपिंग की हुई थी उससे हेल्प किस तरह होती है। एमसीएल हैज बीन ऑपरेटिंग अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है तो मेरे माइंड में जब मैं सीएसआर का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और नीचे मैंने सारी चीजें पढ़ ली हैं तो क्या आना चाहिए। हाइड्रो मेरे पास है तो इसका मतलब मैं एक नेचुरल रिसोर्स यूज कर रहा हूँ दैट माइट बी डिप्लीटिंग। अब मेरी कंपनी का जो बिजनेस है, जो नेचर ऑफ बिजनेस है, वो सीएसआर में किस तरह फॉल कर सकता है, क्या क्या इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। इन अदर वर्ड्स मैं कहूँ कि इसके इकोलॉजिकल या इकोनॉमिकल फुटप्रिंट्स क्या हो सकते हैं और सोशल फुटप्रिंट क्या हो सकते हैं, वो कंपनी के नेचर ऑफ बिजनेस से आपको पता चल जाने चाहिए सवाल पढ़ते हुए। फॉर इट्स कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन नखलिस्तान सिंस 2022 द कंपनी हैज एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आप जब गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट है तो आप माइट भी कोई पब्लिक डीलिंग में इन्वॉल्व होंगे या आपके जो गवर्नमेंट से रिलेशंस हैं वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास जो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट थी, जो हमने बेंडलोस पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स में पढ़ी थी, वो भी यहाँ पे आ रही होगी। कंपनी हैज एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ नखलिस्तान कवरिंग अ पीरियड ऑफ 25 years, allowing MCL to use a local dam for electricity generation। इसका मतलब कंपनी का पूरा बिजनेस इस एग्रीमेंट डिपेंड कर रहा है। हाउ सिग्निफिकेंट दिस एग्रीमेंट इज, आपको ये अगला जुमला इस बारे में बता रहा है। ऑल एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द प्लांट इज सोल्ड टू द नियर बाय इंडस्ट्रियल जोन। एक और आपके पास स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई हो गया। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट MCL वॉज लायबल टू पे नखलिस्तान गवर्नमेंट ओनली, ये करेंसी उनकी होगी NKN, 40,000 पर मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस विद एन एनुअल इंक्रीज ऑफ 2%। जितने भी आईकैप के पेपर में फैक्ट्स और नंबर्स आए उनको जरूर आपने माइंड में रखना है, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जरूर होगा, इवन इस 25 years का भी कहीं ना कहीं जरूर होगा। द रेट वॉज एग्रीड एट द टाइम व्हेन द कॉस्ट ऑफ जनरेशन थ्रू अदर मेथड्स वॉज कंपैरेटिवली लो। अब ये बता रहे कि जब रेट आपका एग्री हुआ था तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ जनरेशन थी वो कंपैरेटिवली लो थी, तब के लिहाज से तो ये 2% सही था। नखलिस्तान वॉज एक्सपीरियंसिंग अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट अब क्या हुआ, MCL charges a price which is almost 10% lower than the average price of other power generation companies in the country. Despite this lower pricing, MCL still earns substantial profits, largely due to low cost of generation agreed with the government. Over the last 2 years, pressure has been mounting on MCL's management to agree to an increase in the price that it pays to to the cash-strapped government of Nakhlistan for utilizing the dam। अब इसका मतलब हो क्या रहा है कि आपने गवर्नमेंट से जो डैम यूज करने के लिए एक कॉस्ट एग्री करी हुई थी वो बहुत कम थी। एग्रीमेंट के लिहाज से पहले तो ये 2% इंक्रीज आपका सही था। बट अब क्योंकि चीजें चेंज हो रही हैं तो आपके इस चीज पे क्रिटिसिज्म आना शुरू हो गया। ओवर द लास्ट 2 years, प्रेशर हैज बीन माउंटिंग ऑन एमसीएस मैनेजमेंट टू एग्री टू एन इंक्रीज इन द प्राइस दैट इट पेज टू द कैश स्ट्रैप गवर्नमेंट ऑफ मखलिस्तान फॉर यूटिलाइजिंग द डैम। अब ये प्रेशर जब आना शुरू हुआ है इसका मतलब सवाल के अंदर जो मेन मुद्दा है, जो मेन इशू है, वो इसी के गिर्द है। On social media, the industries are being urged to stop buying electricity from MCL until it agrees to an increase in pricing। अब यहाँ पे इंडस्ट्री वाला कनेक्शन आपको बताया था ना, वो उसने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया कि जो आपकी एक्सेस जनरेशन है, अगर उसने उसके बायर्स को ही हटा दिया तो दिस इज अ टोटल वेस्ट फॉर द कंपनी। अब सवाल है एथिक्स का, बट इसको कॉम्प्रिहेंड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करने की जरूरत हो रही है। बहुत सारे फैक्ट्स इसके अंदर गिवन है। इसलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होती है। टू ईज द माउंटिंग प्रेशर एंड गार्नर सपोर्ट फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी की सपोर्ट भी क्यों जरूरी है। प्रपोजल हैज बीन प्रेजेंटेड टू एमसीएस बोर्ड टू बिल्ड अ स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल फॉर द लोकल कम्युनिटी अंडर द कंपनी CSR पॉलिसी।
अब यहाँ उसने आपको एक डिसीजन दे दिया काउंटर करने के लिए। जिस तरह मैंने कहा था ना कार्बन न्यूट्रलिटी वाला इम्पैक्ट है, इसी तरह सीएसआर के भी न्यूट्रलिटी इम्पैक्ट हो सकता है कि अगर मैं प्राइस इंक्रीज नहीं करना चाहता गवर्नमेंट से, क्योंकि मेरे मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हो रहे होंगे, और जो मैं अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी लेके चल रहा हूँ कंपेटिटर से वो कम है, अगर वो बढ़ गए तो दे माइट बी चांस कि मुझे कंपेटिटिव डिसएडवांटेज हो जाए। तो उसको काउंटर करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने उस प्राइस वाली चीज पे बात नहीं करी, मैंने एक काउंटर प्रपोजल दिया कि हम एक हॉस्पिटल क्रिएट कर देते हैं सीएसआर इनिशिएटिव के थ्रू। However, this initiative is facing opposition from major shareholders. अब अगेन यहाँ पे आपकी वही स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। अब ये मैं बार बार बता रहा होता हूँ कि आपके पास सेलेक्टिव स्टडी का नुकसान जरूरी नहीं है डायरेक्टली आए, इनडायरेक्टली भी आ सकता है। ये सवाल के अंदर आपकी मेंडोज पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स भी बहुत ज्यादा अप्लाई हो रही है, जिसको उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना, किस स्टेक होल्डर की कितनी पावर हो सकती है, क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं, उसको रहते हुए आपने डिसीजन लेना है। क्योंकि देखें गवर्नमेंट का इंटरेस्ट अलग होगा, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट अलग होगा, लोकल कम्युनिटी का इंटरेस्ट अलग है। तो किसके इंटरेस्ट को किस हद तक कंप्रोमाइज किया जा सकता है, किसकी पावर कितनी ज्यादा है जो चीजों को ओवररूल कर सकती है, उसको रहते हुए आपने सिनेरियो को लेके चलना है। The They argue that MCL is already meeting its responsibility by spending almost 4% of its revenues on various CSR initiatives. They contend that constructing and operating the hospital will significantly increase the CSR expenditure, rising it to almost 9% of total revenue. अब ये वो बात है जो मैं आपको कह रहा था कि कंपनी प्रॉफिट के लिए बनी होती हैं, तो सीएसआर में इतना आगे नहीं निकल जाना कि दैट यू वुड इंकर टू मच कॉस्ट ऑन द सीएसआर। 9% ऑफ टोटल रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फॉर एग्जाम्पल 50% कमा रहे हैं, तो इस इनिशिएटिव के बाद आप 41% पे आ रहे हैं। डायरेक्ट 9% की हिट विल रिड्यूस योर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बाय 9%। तो इम्पैक्ट को आप इस तरह का एनालाइज करेंगे तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। अब आपको सवाल को कनेक्ट करना है। पेपर में एक काम और करा करें कि जब कुछ इस तरह के मुश्किल सवाल होते हैं तो आप नॉर्मली प्रेशर में आ जाते हैं कि आपने इतनी सारी बातें पढ़ी, अब आप ऊपर की बात कनेक्ट करना भूल गए। सेफ साइड पे अगर आप सवाल को एक बार दोबारा भी जाके रीड कर लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। इसमें ये रिस्क हो सकता है कि मे बी आप 6 मार्क्स के लिए ज्यादा पॉइंट ना लिख सके, बट जितनी बातें आप लिखेंगे ना वो आपको मार्क्स दिलवा देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल है। मुश्किल मैं सेंस में कह रहा हूँ कि मैं पेपर प्रेशर के अंदर रहते हुए, टाइम कंस्ट्रेंट में रहते हुए अगर इस सवाल को पढ़ रहा होता तो इसके फैक्ट्स को कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता। तो इस सिचुएशन में आप ये स्ट्रेटेजी जरूर रखें कि आपने एक बार पढ़ा, चीजें थोड़ी सी कनेक्ट नहीं हुई, दूसरी बार आप सवाल को पढ़ लें, बट सवाल में जंप करने से पहले आप उसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज होगा क्या, आप इस सवाल के अंदर बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे, आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक मैं सिनेरियो को नहीं समझा, सिचुएशन को नहीं समझा, तब तक मैं सवाल को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर सकता। तो ये अपने पास एक बैकअप स्ट्रेटेजी जरूर रखिएगा पेपर के अंदर, और ये प्रैक्टिस से ही आपके पास आएगी, क्योंकि पेपर प्रेशर थोड़ा सा अलग होता है। अब मुझे पता चल गया कि दोनों सवाल किस किस तरीके से हैं। अगर मैं ब्रॉडली इसको क्लासिफाई करूं तो मेरे पास ये चैप्टर 18 से ब्रॉडली अगर मैं क्लासिफाई करूं, और ये वाला सवाल मेरे पास चैप्टर 20 से, या आप इसको कह सकते हैं स्लाइटली 19 से। मेरे माइंड में क्योंकि मैपिंग क्लियर थी, मुझे पता था सीएसआर में क्या क्या बातें हुई हुई हैं, मुझे पता था इथिकल इश्यूज किस किस तरीके आ सकता है, विसिल ब्लोइंग कहाँ डिस्कस हुई हुई है। तो इन 6 6 मार्क्स में से 3 मार्क्स मैं अपनी उस नॉलेज के बेस पे इजीली ले सकता था, भले मैं सिनेरियो को सही से नहीं भी समझा। बाकी के 3 मार्क्स स्ट्रक्चर किस तरह करना होता है। एथिक्स में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि वो पूरे सिनेरियो को एक लेके चलते हैं, तो वो ये मिस कर जाते हैं कि सवाल में कहाँ कहाँ पे इश्यूज हैं। अगर एथिकल इश्यूज हैं तो कितने इश्यूज हैं जिसमें मैं डिफरेंट बात करूं, तो वो रिपीटेशन बार बार करने लग जाते हैं सवाल के अंदर। उसको अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि जितने पैराग्राफ पढ़ते रहें, वहां पे कोई इशू है तो उसको आप मार्क करते गए कि ये एक अलग मसला है। क्योंकि अक्सर यहाँ पे यही मसला आता है कि हम वैल्यू एडेड पॉइंट्स नहीं लिखते, एक ही बात लिखकर पेपर में आ जाते हैं, तो मार्क्स हमें उस लिहाज से नहीं मिल रहे होते। अब इसका आंसर क्विकली स्किम कर लेते हैं। मैं आपको सिर्फ ये तरीका बता रहा हूँ, और इथिक्स मेरा रिवाइज कराने का पर्पस भी यही था कि अब आप अगली जो भी प्रैक्टिस करें
उसको आप लेके किस तरह चलें ताकि एटलीस्ट आपका एथिक्स वाला एरिया तो स्ट्रांग हो। आपको सवाल को पहचानना आना चाहिए, आपको चीज़ों को रिवाइज करके कनेक्ट जरूर करें। अब ये क्वेश्चन 5 अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो वो लाजमी जाके रिविजिट करे कोड ऑफ एथिक्स के टॉपिक को। तो उसने जो पहले पढ़ के समझा था इस सवाल के अंदर कौन सी चीज़ें वो पिक नहीं कर सका, विसिल ब्लोइंग को दोबारा समझे। उसके बाद सवाल के स्ट्रक्चर को देखे कि किस तरह वो सवाल के स्ट्रक्चर को लेके चले। अब इसने देखें स्टार्ट ही वैसे ही किया कि आर्गुमेंट जो है फेवरिंग लीनियंसी, मैनेजमेंट सीमिंग हैज नो ऑप्शन बट टू एडहियर टू द कंपनीज कोड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसने पहले ही क्लियर करवा दी कि देर इज नो लीनियंसी फॉर इन्फोर्सिंग दी कंपनीज कोड ऑफ एथिक्स। और उसके रीजंस मैंने आपको बताए, यहाँ पे उसने दोबारा उन रीजंस को हाईलाइट कर दिया। थेफ्ट आपके बाद डिस्कवर हुआ विसिल ब्लोइंग से, इसका मतलब इंटरनल अवेयरनेस उस इंसिडेंट की थी। लीनियंसी आपके क्या कर सकती है कि फ्यूचर विसिल ब्लोज को डिस्करेज कर सकती है, बहुत नेचुरल सी बात है। अब ये एक डिफरेंट पॉइंट है, आपने इसकी इम्प्लीकेशन बता रहे हैं फ्रॉम फ्यूचर परस्पेक्टिव। जो मैंने आपको कहा था ना कि आपका कोड फ्यूचर में भी इन्फोर्स रहना चाहिए, कल्चर आपने मेंटेन रखना है, तो एक पॉइंट हो गया उसकी बेसिस पे। बिसाइड द कंपनीज लाइकली अदर एम्प्लॉयज आर आल्सो अवेयर ऑफ दिस, जो मैंने आपको कहा था दूसरे वाइडर एम्प्लॉयज पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। इसका मतलब सिग्नल दे सकते हैं कि वो विदाउट रिpercussions इससे स्केप कर सकते हैं। ये वही पॉइंट जो हमने ऑलरेडी सवाल पढ़ते हुए डिस्कस कर लिया था कि अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, दैट इन एक्शन को ट्रिगर फ्यूचर इवेंट्स। अगर कोई भी इस पर्टिकुलर पोजीशन में आया तो वो भी इस तरह का काम करने के लिए खुद को लायबल समझ लेगा। तीसरी चीज उसने ये बोली जो हमने डिस्कस की थी कि भाई जो सीरियस इलनेस है उसको आपने जरूर डिस्कस करना, जो फैक्ट सवाल में दे रहा है एनालिसिस के अंदर आपने उसको कोट करते हुए बताना है कि उसकी जस्टिफिकेशन इज नॉट रेलिवेंट। अगर आप ये नहीं भी बताएं कि परस्यूट अदर लीगल ऑल्टरनेटिव तो मसला नहीं है, बट ये वाला जुमला इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी कंडक्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द सीरियस इलनेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। क्योंकि लीगल और अदर ऑल्टरनेटिव परस्यू करना, असिस्टेंस ले सकते हैं, ये आप बताएं नहीं बताएं तो उसके इतने ज्यादा मार्क्स आपके इम्पैक्ट नहीं होंगे। स्टार परफॉर्मेंस वाली बात सेपरेट थी क्योंकि ये दोनों अलग अलग मसले हैं। ये मसला उसकी मजबूरी का है जो किसी के साथ आ सकता है, ये मसला उसके पास प्रेसिडेंट का है। अगर स्टार परफॉर्मेंस भी है तो वो भी एग्जाम्प्ट नहीं है फ्रॉम कॉन्सिक्वेंस। कोई अगर लिखना चाहता तो यहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट के स्टांस को सेपरेटली भी लिख सकता था। इसने यहाँ पे टॉप लाइन में कवर कर दिया, बट आप ये भी बात मेंशन कर सकते थे कि इवन सीनियर मैनेजमेंट इज नॉट इन द पोजीशन टू टेक सच एक्शंस, क्योंकि बोर्ड की जिम्मेदारी है कि उसने एक एथिकल कल्चर को इन्फोर्स करवाना है। अगर उसने ही वायलेशन करने लग दी तो हमने अक्सर पढ़ा है ना कि कल्चर फ्रॉम टॉप आपके पास आ रहा होता है, तो वो कल्चर उस तरफ प्रिवेल नहीं हो सकेगा। अब जब आपने ये इश्यूज बताए, कोई भी तीन अगर आप फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं तो उससे कनेक्टेड ही सजेशन आपने बतानी। कोशिश ये करा करें कि जिस सीक्वेंस में इश्यूज बताएं उसी सीक्वेंस में आप अगर सजेशन बता देंगे तो एग्जामिनर के लिए भी फॉलो करना अच्छा हो जाता है और एक लॉजिकल सीक्वेंस बन जाती है। स्ट्रिक्टली adhere to the company's code of ethics and maintain integrity fairness of employee status, any leniency would undermine। अब ये बात तो उसने वही वाली कनेक्ट कर दी जो ऊपर उसने लिखी हुई थी कि कोई भी हो, ये स्टार परफॉर्मर हो, कुछ भी हो, आपने उस कोड को इन्फोर्स करवाना है। अब ये एक सजेशन बिल्कुल सही है। आप ये नहीं बोलेंगे ये बात तो इम्प्लाई थी कि भाई कंपनी कोड तो कंप्रोमाइज नहीं होगा। आप वो चीज़ बताएं और उसको कनेक्ट करके बताएं कि इवन एम्प्लॉय का स्टेटस कुछ भी हो, आपने कोड को इन्फोर्स करवाना है, तो डेट इज अ वैलिड सजेशन। दूसरी चीज, जब आप ये सजेशन लें तो डिसीजन सारे एम्प्लॉयज को बताएं। क्यों बताएं? क्योंकि आपने ऊपर दो इश्यूज एम्प्लॉय से रिलेटेड बताएं। पहली वाली ये वाला पॉइंट 2 कि एम्प्लॉय को गलत सिग्नल ना चला जाए। दूसरी चीज, जो इसकी मिसकंडक्ट है बिकॉज ऑफ सीरियस इलनेस, आप ये भी कम्युनिकेट कर रहे होंगे कि दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज टू वायलेट द कोड ऑफ एथिक्स। तो ये सजेशन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसीडर रिव्यूइंग इंप्रूविंग सीएसआर पॉलिसी टू प्रोवाइड बेटर सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयज इन पर्सनल क्राइसिस। मेरे ख्याल से ये पॉइंट शायद अक्सर स्टूडेंट नहीं पिक कर पाते पेपर के अंदर कि भाई आप अपनी सीएसआर पॉलिसी के अंदर भी इस तरह के स्टांस लेकर आए कि एम्प्लॉय को इस तरह के एक्सट्रीम एक्शन लेने की जरूरत ना पड़े। बट ये शुरू के दो पॉइंट्स आप इजीली मेंशन कर सकते थे, और देखें तीन सजेशन है तो तीन पे ही रेस्ट्रिक्ट किया। इवन इश्यूज उसने चार बता दी, आप तीन पे रेस्ट्रिक्ट करते आपको मार्क्स मिल जाते। अब आ जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम इथिकल स्टैंड पॉइंट। अब मेरा माइंड चेंज हो जाना चाहिए कि कंपनी का इथिकल स्टांस होता क्या है, कंपनी के सीएसआर इनिशिएटिव्स किस तरह होने चाहिए, कमर्शियल एंगल क्या होता है, बिजनेस डिसीजन को मुझे जस्टिफाई करना है फ्रॉम सीएसआर पॉइंट ऑफ व्यू। तो मुझे कमर्शियल एंगल को साइमल्टेनियसली लेके चलना है सीएसआर एंगल के साथ साथ। एमसीएल इज नॉट एथिकली ऑब्लिगेटेड टू एक्ट सोनली बेस्ड ऑन इट्स हाई प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या है कि भाई
आपके हाई प्रॉफिट्स हैं तो ही एथिक्स फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने वहां पे भी पढ़ा था। ये प्रॉफिट्स आपके पास स्टेम फ्रॉम बिजनेस सर्कमस्टेंसेस रादर देन एनी अनएथिकल एक्ट और मैनिपुलेशन ऑफ बिजनेस कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द एमसीए। अब ये बिजनेस सर्कमस्टेंसेस जैसे पॉइंट्स हैं, ये आप नहीं भी मेंशन करें, पहला जुमला एक सफिशिएंट आपने मैसेज दे दिया। CSR spending is a valuable consideration है, represents a means of sharing the company's fortune earning with all shareholders rather than exclusively benefiting shareholders। अब यहाँ पे वही वाला पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा था कि CSR परस्यू करते करते ये नहीं कर जाना कि आप अपने इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर को ही इग्नोर कर दें। और 9% ऑफ रेवेन्यू की इंप्लीकेशन मैंने आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से इसीलिए समझाई ताकि आप उस स्पेंडिंग की सिग्निफिकेंस को समझें कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शेयर होल्डर्स की तरफ भी रहनी चाहिए। नॉर्मली जो पोजीशन 4 हमने डिस्कस करी थी इथिकल स्टांस की, वो प्रैक्टिकली नहीं होती। अब आपने एथिकल स्टैंड पॉइंट क्लियर किया। एक बार मैं दोबारा रिक्वायरमेंट पे लेके जाता हूँ ताकि मैं चीज कनेक्ट करवा सकूं। पहली चीज थी डिस्कशन करनी थी अब सिचुएशन के अंदर MCL की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम एन एथिकल स्टैंड पॉइंट। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में शेयर होल्डर वाली बात आपने ये नहीं करनी थी कि प्रॉफिट अच्छा है, 10% प्राइसेस हैं, फलाना ढिमाका। अगर एथिकल स्टैंड पॉइंट नहीं लिखा हुआ होता, बिजनेस इवेल्युएट करने की बात होती, तो हम इन फैक्ट्स की बात करते कि एवरेज प्राइस कम हो रहा है, उसकी कॉस्ट कितनी है। जब एथिकल स्टैंड पॉइंट लिख दिया तो अब आंसर के अंदर देखें उसने डिस्कशन जो करी है यहाँ पे वो एथिकल स्टैंड पॉइंट पे ही रहते हुए करी है। ये मिस्टेक्स हम नॉर्मली पेपर में कर रहे होते हैं। अब आ गया दूसरा बिजनेस केस की इवेल्यूशन, कि जो आप हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं उन सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए। अब यहाँ इसने देखें मे ऑफर फॉलोइंग कमर्शियल बेनिफिट जिक्र किया, क्योंकि कमर्शियल बेनिफिट्स मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, ऑल दो एथिक्स का सवाल है, बट कमर्शियल बेनिफिट्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक इमीडिएट रिलीफ तो आपको मिल जाएगा कि जो प्रेशर आ रहा था उनके पास से प्राइसेस को बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज क्या होगी कि कंपनी का जो एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ एक्सपायर होने जा रहा है विद इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स। अब मैंने आपको कहा था ना कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन काम की जरूर होती है। अब अगर मैं वापस आऊं, सिंस 2002 एग्रीमेंट हुआ हुआ था, 25 साल का एग्रीमेंट था। तो जिस ईयर में ये सवाल आया हुआ है उस साल तक आपने ईयर्स गिन के ये बता देना है कि अब तो ये एग्रीमेंट नियर एक्सपायरी है। जब मेरा गवर्नमेंट से एग्रीमेंट एक्सपायर होने जा रहा है और मेरा बिजनेस कंप्लीटली डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के डैम के यूज को अलाउ करने पे, इट मीन्स मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर गवर्नमेंट है। तो मेरा कमर्शियल बेनिफिट गवर्नमेंट से भी डायरेक्टली लिंक हो गया कि जब मुझे डैम का यूसेज ही नहीं मिलेगा और मैंने अगर इस तरह के इनिशिएटिव नहीं लिए, तो इट मीन्स क्या होगा कि आपका जो नेक्स्ट रिन्यूअल है उसमें इश्यूज आएंगे। अब यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के साथ सोचें। शॉर्ट टर्म में क्या है, आप मे भी गवर्नमेंट के साथ प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं, ऑल दो एग्रीमेंट अलाउ नहीं कर रहा, बट एथिकल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू पे देखते हुए, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट को देखते हुए आप वो भी काम कर सकते हैं, या आप हॉस्पिटल बना के गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में शेयरिंग कर सकते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीमेंट रिन्यूअल करीब आ रहा है तो आप अपने गवर्नमेंट से रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। मे बी इन 3-4 सालों में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कंप्रोमाइज होगी, बट इन द लॉन्ग रन यू विड हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ रिन्यूइंग ऑफ द एग्रीमेंट। अब क्योंकि आपसे उसने एक इवेल्युएशन मांगी हुई है, जिसके क्वेश्चन के अंदर कोई भी आंसर स्ट्रेट नहीं हो सकता कि भाई आप ये काम ही करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वेग क्वेश्चन इस सेंस में ओपन एंडेड है। यार हॉस्पिटल बनाए 9% का खर्चा करते हुए, आप उसको बोल सकते हैं कि आप हॉस्पिटल बिल्कुल बनाए, बट 9% थोड़ा सा ज्यादा है। आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई अगर हॉस्पिटल आप नहीं बनाने जाते तो आप कंसीडर कर सकते हैं प्राइसेस को। ये मैं ओपन एंडेड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट को आप देखें। एनालाइज करना है आपने उस प्रपोजल को, तो एनालिसिस के अंदर आपकी अपनी फाइंडिंग्स भी हो सकती हैं, बट वो लॉजिकल होनी चाहिए। काउंटर आर्ग्यूमेंट और क्या हो सकता है कि भाई आप जो कॉस्ट कर रहे हैं एट 5% ऑफ टोटल रेवेन्यू, ये बहुत हाई है। आप इसको वे करना है कॉस्ट जो एसोसिएटेड है विद वॉलेंट्री इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्राइसेस, जो मैंने आपको कहा कि दोनों डिसीजन पॉसिबल है। वॉलेंटरीली आप अगर प्राइसेस को इंक्रीज कर रहे हैं तो आप लीगल एम्बिट के अंदर ऑब्लाइज नहीं है, बट आप इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहते हुए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टेक होल्डर मैनेजमेंट को देखते हुए आप वो प्राइसेस भी इंक्रीज कर सकते हैं। आपने अल्टीमेटली डिसीजन जो लेना है वो स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स को देखते हुए लेना है, ये बात पूरे उसके कंक्लूजन। अब देखो उसने क्या किया, उसने कोई एक प्रॉपर चीजें नहीं बताई। उसने सबसे पहले तो सिचुएशन को समझा कि कंपनी का मसला आ क्या रहा है। उसने सवाल के अंदर जो बिजनेस डिसीजंस हैं, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ हॉस्पिटल वाला डिसीजन ही पकड़ा था, लोगों ने ये चीज आइडेंटिफाई नहीं करी कि देयर माइट बी अनदर चांस कि आप एग्रीमेंट खुद वॉलंटरीली गवर्नमेंट के साथ इंक्रीज करवा दें।
गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा तो सोसाइटी खुद ही ऑब्वियसली खामोश हो जाएगी। तो दोनों चीज़ आपने डिस्कस करी, सिंपल सा ओपन एंडेड क्वेश्चन रखा, आपको 4 से 5 मार्क्स इजीली इसके अंदर मिल सकते थे। यहाँ तक क्लियर है? करना अब आपने यही है, एथिक्स वाले एरिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब आपने इस तरह का सवाल देख लिया, अब आप जाके मजीद पास पेपर के क्वेश्चंस देखें और उसको कनेक्ट करते हैं अपने टॉपिक्स के साथ। आपने एसपीएम के जितनी भी टाइम उसके मेरे ख्याल से सवाल कर लिए, तो वो एक सफिशिएंट आपकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी, और पेपर में आपको ऐसा मसला नहीं होगा। बस उनको रेफर बैक जरूर करिएगा जो कंटेंट आपकी स्टडी टेक्स्ट में अवेलेबल है, ताकि टॉपिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके माइंड में याद रहें। और आप इस चीज़ को देखें, इग्नोर नहीं कर सकते, 10 से 15 मार्क्स की वेटेज है। 10 से 15 मार्क्स आपको पास एंड फेल कराने के लिए बहुत इजीली हो सकते हैं, 12 मार्क्स का आया हुआ है। और नॉर्मली मैंने देखा अक्सर 10, 12, इवन 15 मार्क्स तक का भी ये एरिया चला जाता है, और उसको तैयार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। अब जो एरिया एक और इम्पोर्टेंट है हमारे पास, जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला एरिया है, उसके क्वेश्चन को देखना है। 5 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को देख के हम वाइंड अप कर लेंगे चीज़ों को। देखिए, परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला एरिया एक अनदर इम्पोर्टेंट एरिया है, जो हर पेपर में या हर अटेम्प्ट में टेस्ट होना ही होना है लाजमी। इसके अंदर जो आपको आपका बुक का कंटेंट है या इसके अलावा आप कुछ और चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा कम सपोर्ट करता है। जितनी ज़्यादा आप इस एरिया में प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप इस सवाल को अच्छे तरीके से पेपर में अटेम्प्ट कर सकेंगे। मैंने मल्टीपल टाइम इसकी आपको स्ट्रीम्स बताई हुई हैं कि मतलब किस किस तरह से ये सवाल पूछा जा सकता है। और परफॉर्मेंस मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं, तो हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं, वो किस किस तरीके से हो सकती है। मैं थोड़ा सा दोबारा एक प्रियम्बल दे देता हूँ। देखिए, परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाले एरिया में आपके पास 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़, जो कंपनी खुद है, उसकी अपनी इंटरनल परफॉर्मेंस, जिस पे सवाल बन सकता है। अब इसमें जो आपकी बेंच मार्किंग है, वो किस तरीके से हो रही होगी। या तो वो आपके पास पास्ट ट्रेंड्स पे हो रही होगी, जिसमें आपके पास हिस्टोरिकल डेटा आपको प्रोवाइड किया हुआ होगा, 1-2 सालों का भी हो सकता है, 2-3 सालों का भी हो सकता है। या आपके पास अगेंस्ट टारगेट होगी, कि आपने एक सर्टेन टारगेट्स वगैरह रखे हुए थे, उससे आप किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। थोड़ा बहुत एंगल इसके अंदर कभी कभार आ जाता है फ्यूचर वाला, जिसमें आपको ये इन्फर करना होता है कि भाई जो आपकी एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस जा रही है, उसका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है। उसके अंदर कोई ऐसे शॉर्ट टर्म लूप होल्स तो नहीं है जिसका इम्पैक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस पे आ सके। कुछ जगहों पे ये परफॉर्मेंस आपके पास एसबीयूज लेवल पे या डिवीजन लेवल पे भी सवाल में पूछी जा सकती है। ये भी कंपनी की इंटरनल परफॉर्मेंस है, जिसमें आप इंटर डिविजनल परफॉर्मेंस या इंटर एसबीयू परफॉर्मेंस को मैनेज कर रहे होंगे, जिसमें आपके पास जो बेंच मार्किंग है, वो किसके गिर्द हो रही होगी, आपके एसबीयूज के दरमियान, आपके डिविजन्स के दरमियान, जिसको आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी कह रहे होते हैं, कि आपका जो डिफरेंट बिजनेसेस का पोर्टफोलियो है, वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है। इसके अंदर एक अच्छा सा मॉडल आपके पास नॉर्मली अप्लाई होता है बीसीजी का, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ये होता तो नॉर्मली प्रोडक्ट लेवल पे है, बट ये एसबीओस को परफॉर्मेंस को भी मैनेज करने के लिए अप्लाई हो सकता है, कि भाई कौन सा कैश जनरेटिंग यूनिट है जो दूसरे बिजनेस को सपोर्ट कर सकता है, कौन से बिजनेस को सपोर्ट करने की जरूरत है, कौन से बिजनेस को आपको डिसकंटिन्यू करने की जरूरत है। तो इंटर डिविजनल परफॉर्मेंस, इंटर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट परफॉर्मेंस आपके पास इस पे भी सवाल बन रहा होता है या बन सकता है। तीसरी चीज आपके पास आती है कि आपका कंपटीशन या इंडस्ट्री, कि आप कंपैरिजन टू योर कंपटीशन या इन रेफरेंस टू द इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास जो बेंचमार्क होते हैं, वो आपके पास इंडस्ट्री का डेटा हो सकता है सवाल में,
जिसके थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को बेंचमार्क कर सकते हैं। आपके कंपेटिटर्स का डेटा भी हो सकता है, जिसमें आपने ख्याल रखना होता है कि भाई कौन सा आपका डायरेक्ट कंपटीशन है, कौन सा आपका इनडायरेक्ट कंपटीशन है, आपने चीज़ों को किस तरह लेके चलना है। तो ये तीन चार बिगर एवेन्यूज हैं जिसके अंदर परफॉर्मेंस मैनेज हो रही होती है। अब परफॉर्मेंस जो मैनेज हो रही होती है वो बाय नेचर क्या हो सकती है? वो आपके पास दो ही होंगे, या तो वो आपके पास फाइनेंशियल होगी, या वो आपके पास नॉन फाइनेंशियल होगी। फाइनेंशियल के अंदर आपके पास जो इसके एलिमेंट्स हो सकते हैं वो क्या क्या होते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, पोजीशन आपकी क्या है, शेयर होल्डर परस्पेक्टिव, जिसके अंदर आपके डिविडेंड यील्ड, ईपीएस वगैरह ये रेशोज आ रहे होते हैं, लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म कैश पोजीशन वगैरह के कोई क्राइसिस वगैरह, या आपके पास गियरिंग। ये तीन चार कॉमन मेजर्स होते हैं जिसमें आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो मेजर हो रही होती है। नॉन फाइनेंशियल में आपके पास स्ट्रेटेजिकली आप किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। देन आपके पास जो आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं उनके कुछ केपीआईज होते हैं नॉन फाइनेंशियल में, जिसमें आपकी क्वालिटी कंप्लेंट्स वगैरह हो गई, कस्टमर फीडबैक वगैरह हो गया, ये चीज़ें आ रही होती हैं। आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, पोर्टफोलियो से रिलेटेड कितने लॉन्चेस आपके हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट किस तरह चल रहे हैं, आपकी सप्लायर से जो भी परफॉर्मेंस है, कितने डिफेक्टिव पार्ट्स आ रहे हैं, कितने सोल सप्लायर्स अवेलेबल हैं या मल्टीपल सप्लायर्स हैं, रिस्क क्या इन्वॉल्व है उसके साथ। देन आपके कस्टमर से रिलेटेड क्या क्या फीडबैक आपके पास आ रहे होते हैं, R&D आप किस तरह कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो दिस कुड बी मल्टीपल। तो एक तो बाय नेचर आपके पास होगा, और एक आपके पास बाय सेगमेंट आप कह लें, या इसको बाय आप क्लासिफिकेशन कह लें कि परफॉर्मेंस किस किस एंगल पे मैनेज हो सकती है। तो सवाल के अंदर आप जब उसकी थीम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपके पास ये पॉसिबल एवेन्यूज होंगे कि आपने बाय नेचर उसको किस तरह लेके चलना है। दूसरी चीज़ आपकी प्रैक्टिस से आती है कि आप, अक्सर स्टूडेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन को पिक कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, बट इशू कहाँ पे आता है, उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते। आप उससे इन्फरेंस नहीं निकाल पाते, कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाते, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो अगेन स्टार्टिंग वही होगा आपके पास, आप रिक्वायरमेंट देखेंगे, राइट अ रिपोर्ट टू द बोर्ड। अब ये बात याद रखें कि अगर ये बात नहीं लिखता, अ फॉर्मल रिपोर्ट फॉर्मेट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो आपको रिपोर्ट स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जिसके आधे मार्क्स होते, क्योंकि फॉर्मल रिपोर्ट फॉर्मेट इज नॉट रिक्वायर्ड उसने लिख दिया, इट मीन्स अब आप सवाल को नॉर्मली हेडिंग स्ट्रक्चर में लेके चल सकते हैं, अदरवाइज आपको रिपोर्ट बनाना पड़ती। प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन दे हैव रिक्वेस्टेड। अब आपके पास तकरीबन 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बड़ा क्वेश्चन है। तो अब आपने इस सवाल को बहुत तमीज से लेके चलना है, क्योंकि 16 मार्क्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड है। आपके पास फाइनेंशियल डेटा भी है, आपके पास नॉन फाइनेंशियल डेटा भी अवेलेबल है। तो जब मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स नज़र नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल जैसे पेपर में टाइम प्रेशर होता है, तो इस तरह के सवाल को मैं टॉप डाउन से भी लेके चल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये तो नज़र आ गया सवाल देखते हुए कि ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सवाल है। इतना सारा डेटा आपको किसी और एरिया के अंदर नहीं मिल रहा होगा, तो मेरा इनिशियल माइंड तो बन गया। अब रिक्वायरमेंट भले मुझे एक्सप्लिसिटली नज़र नहीं भी आ रही, बट मैं अपने माइंड को एक पर्टिकुलर एंगल के अंदर लेके चल सकता हूँ। अब स्टैंडर्ड पैकेजिंग लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी। अब यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैंने बराबर में आपको बेंचमार्किंग बाकी चीज़ें बताई। कंपनी से रिलेटेड, उसके बिजनेस से रिलेटेड, नॉर्मल बिजनेसेस के क्या केपीआईज होते हैं। अगर आप लोग को टाइम मिले तो आप गूगल करके ये भी देख सकते हैं कि मल्टीपल तीन चार इंडस्ट्रीज वगैरह आपने देख ली, उनके सीएफएस आपने देख लिया, कॉमन कौन से होते हैं, केपीआईज कौन से होते हैं, तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। स्पेशलाइजेस इन द मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है ऑफ अ डाइवर्स रेंज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। अब फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज है, इसका मतलब जो आपका कस्टमर है वो आपका कमर्शियल कस्टमर है, जो हमने कल वर्कशॉप में देखा था ना कि कंज्यूमर है या कमर्शियल है। कमर्शियल कस्टमर्स को आप चीजें सप्लाई कर रहे हैं। competes with 25 other companies in this sector within the country, all producing similar products। अब यहाँ पे करेक्ट बेंचमार्किंग जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंचमार्किंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस तरह भी इंपॉर्टेंट हो रहा होता है कि भाई मुझे
सारी कंपनी से परफॉर्मेंस गेज करने की जरूरत नहीं है, वरना तो मैं कभी भी परफॉर्मेंस सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकूंगा। आई नीड टू आइडेंटिफाई एंड पिक दोज कंपनीज दैट रिजेंबल विद माई कंपनी, जिनसे मेरा जितना ज्यादा डायरेक्ट कंपटीशन हो सकता हो, जो साइज में मेरे साथ सिमिलर हो, उनसे मुझे अपनी परफॉर्मेंस को मैनेज करना होगा। अराउंड थ्री फोर्थ ऑफ दीज कंपनीज आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। अब थ्री फोर्थ ऑफ दीज कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, इसका मतलब इंडस्ट्री स्ट्रक्चर क्या है? 75% प्राइवेट है, 25% लिस्टेड है। एंड डिटेल डेटा अबाउट देम इज नॉट पब्लिकली अवेलेबल। अब ये चीज उसने क्लियर कर दी कि भाई 25 में से 75% कंपनी तो वैसे ही साइट पे हो गई, जिससे आप बेंचमार्किंग नहीं कर सकते क्योंकि उनका डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता। तो इसका मतलब 25 में से ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टिंग पहले ही हो गई। दो एसपीएल हैज बीन enjoying रीजनेबल ग्रोथ, some board members are not satisfied with the company's performance। अब ये याद रखिएगा, जब रिक्वायरमेंट में ऑडियंस बता दी ना, तो उस ऑडियंस के जो कंसर्न, उस ऑडियंस से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो तो सवाल में वैसे ही रेलिवेंट हैं। इसका मतलब कुछ बोर्ड मेंबर्स परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं है, तो आपने सवाल के अंदर परफॉर्मेंस से इश्यूज ढूंढने, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल नहीं बोला, परफॉर्मेंस की बात करें। दे आर्ग्यू दैट डिस्पाइट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन कटिंग एज टेक्नोलॉजी। जब सिग्निफिकेंट जैसे वर्ड बोले तो उसको तो वैसे ही हाईलाइट कर लिया करें, ताकि वो क्योंकि एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं। द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हैव नॉट बीन फुली रियलाइज। अब आपको यहाँ पे भी पढ़ते हुए, जब परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया है, तो पता होना चाहिए कि अगर मैं एसिड्स की परफॉर्मेंस को मेजर करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास कौन कौन से रेशोज अवेलेबल होते हैं। इसमें एक आपके पास एसिड टर्नओवर होता है। जब भी मैं कैपिटल रिलेटेड बात करता हूँ तो मैं अपने पास आरओई या रॉस की बात करता हूँ, ताकि मैं पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना कमा रहा हूँ वो मुझे पता चल सके। जब उनका जो कंसर्न है तो आपको केपीआई भी उसी से रिलेटेड ढूंढना पड़ेंगे जो उस चीज को मेजर कर सकते हो। जब भी आपको पता चलेगा मसला है तो क्या मसला है। इन डिफेंस, एसपीएल सीईओ हैज हाईलाइटेड द फॉलोइंग रीजन फॉर द रिलेटिवली लोअर प्रॉफिट्स। अब मुझे ये समझ में आ गया कि मेरी ग्रोथ सही है। इसका मतलब जो मेरी रेवेन्यू ग्रोथ है वो सही होगी या नॉर्मलाइज होगी, बट उसकी ट्रांसलेशन जो मेरे पास नेट प्रॉफिट पे लेवल पे हो रही है उसका मसला है। तो इसका मतलब जो इन बिटवीन चीजें हैं वो मेरे लिए एक एनालिसिस प्रोवाइड कर रही होंगी कि कॉस्ट का मसला है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का मसला है, या मेरे पास प्रॉफिटेबिलिटी लोअर होने के लिए इंटरेस्ट का मसला है, या क्या है। एसपीएल incurs considerable expenses to ensure full compliance with environmental laws। कंसिडरेबल एक्सपेंसेस कर रहे हैं environmental laws के लिए, while many competitors are in clear violation of these laws। अब यहाँ उसने आपको थोड़ा सा डिसीव भी किया है। अब यहाँ पे एथिकल स्टांस वाला पॉइंट भी आप डायरेक्टली तो नहीं डालेंगे, बट इनडायरेक्टली आ सकता है कि आपकी लीगल कंप्लाइंस तो एक बेसिक प्रिंसिपल है जो आपने करना ही होता है। एसपीएल पेज जेनरस सैलरीज एज पार्ट ऑफ इज सीएसआर कमिटमेंट्स। अब देखें, सवाल परफॉर्मेंस मेजरमेंट का है, बट इसमें सीएसआर का एलिमेंट उसने अगेन इनकॉर्पोरेट किया। अगेन मैं दोबारा उस बात को हाईलाइट करूंगा कि इंटरग्रेड चीजें इस तरह भी टेस्ट हो रही होती। सेलेक्टिव स्टडी का नुकसान सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे नहीं आता, दूसरे क्वेश्चंस पे भी इनडायरेक्टली आ रहा होता है। अब किसी को सीएसआर कमिटमेंट्स ही नहीं पता, अभी क्वेश्चन 5 अगर हमने डिस्कस किया हुआ तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर हैं कि सीएसआर कमिटमेंट को फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से किस तरह देखना होता है, तो हम इस पॉइंट को अच्छे तरीके से गेज कर सकते हैं। और जो बातें, जिसका जो कमेंट है, सबकी कुछ ना कुछ सवाल में इंपॉर्टेंस होगी। ये बात आपने बस माइंड में रखना है, तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। एट द बोर्ड्स रिक्वेस्ट एसपीएल मैनेजमेंट हैज गेटेड द फॉलोइंग डेटा कंपेयरिंग एसपीएस परफॉर्मेंस। अब ये बेंचमार्किंग से आपको बता रहे हैं कि बेंचमार्किंग किससे कर रहे हैं, विद दैट ऑफ द मार्केट लीडर। मार्केट लीडर से कर रहे हैं जो एपीएल है। अब यहाँ पे अगेन एक और कॉन्सेप्ट आ गया। जिसको ये नहीं पता कि मार्केट लीडर कैसे बनता है या क्या होता है, वो यहाँ पे चीजें सही से प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी अगर मार्केट लीडर है तो उसका शेयर आपके पास क्या होगा, एंड द ओवरऑल इंडस्ट्री। अब उसने आपको दो बेंचमार्किंग दी हुई है, एक मार्केट लीडर से दी हुई है, एक ओवरऑल इंडस्ट्री से दी हुई है, जो हम बराबर में डिस्कस कर रहे थे। ऑल्दो एपीएल इज अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, है अनलिस्टेड कंपनी, इसका मतलब आपकी कंपनी में और उसकी कंपनी में डिससिमिलरिटीज होंगी। जो आपको ये कंप्लाइंस वगैरह सारी चीजें करनी होती है, हमें पता है कि लिस्टेड कंपनीज की कंप्लाइंस ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कंपनी, क्योंकि वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट होता है। तो आप
इस पॉइंट को इन्वायरमेंट वाले या कंप्लायंस वाले पॉइंट से लिंक कर सकते हैं। इट पब्लिश लिमिटेड परफॉर्मेंस डेटा एज पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेटेजी टू मेंटेन इट्स मार्केट लीडर इमेज। तो उसकी जितनी भी पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो हमने गैदर की हुई है, और इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन, अगर मैं इसको समराइज करूं, 1 2 3 4 5, 5 साल का मेरे पास फाइनेंशियल डेटा है, और उसके अंदर मेरे पास तीन डिफरेंट कंपनीज कह लें या बेंचमार्किंग चीजें। एक एसपीएल खुद है, एक एपीएल है, और एक इंडस्ट्री है। और मुझे ये पता है इंडस्ट्री के अंदर एपीएल जो है वो मार्केट लीडर है। अब मुझे डेटा को देखते हुए ये भी मैं पता लगा सकता हूँ कि वेदर आई एम अ फॉलोअर बिल्कुल नेक्स्ट टू मार्केट लीडर है, या मैं एक नीशर हूँ। अब ये कॉन्सेप्ट चैप्टर 3 वगैरह से आपके पास आ रहा होता है, मार्केट साइज वगैरह जब आप देखते हैं, ताकि आप रेलिवेंट बेंचमार्किंग कर सकें। बेंचमार्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप करेक्ट बेंचमार्क को आइडेंटिफाई करें, कि भाई अगर एपीएल से मैं अपने डेटा को बेंचमार्क कर रहा हूँ तो मैं उससे फॉलोअर ही हूँ, मैं मार्केट लीडर पोजीशन को क्लेम करने के लिए चाहता हूँ, नहीं चाहता। क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा, पहले इनिशियल चैप्टर्स में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आप नंबर 1 पोजीशन पे नहीं हैं तो आप उस पोजीशन के लिए खुद को क्लेम भी नहीं करवाएं एज योर स्ट्रेटेजी। आप खुद को रिप्रेजेंट करें, डिस्टिंग्विश करवाएं लाइक एज नंबर 2। या आप सेगमेंटेशन का सहारा ले सकते हैं कि भाई मैं ओवरऑल इंडस्ट्री में नंबर 1 नहीं हूँ, बट एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर नंबर 1। तो ये आपने डेटा को देखते हुए एनालाइज करना है कि आपका कंपैरिजन एपीएल से बन भी पा रहा है, नहीं बन पा रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस डेटा के अंदर बहुत बड़ा गैप होता, एक ओवरऑल ग्लांस से तो मैं वैसे भी अंदाजा लगा सकता हूँ ना, मुझे नजर आ रहा है कि यार मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो मैं ये भी कर सकता था कि मैं शायद एपीएल से खुद को कंपेयर नहीं करता, क्योंकि एपीएल में भी मार्केट लीडर पोजीशन पे होता, लार्ज साइज फर्म होती, और मैं लार्ज साइज फर्म नहीं होता, तो मैं इंडस्ट्री से कर सकता था। तो ये डिसीजन बेंचमार्किंग से रिलेटेड आपने सवाल में लेने पड़ सकते हैं, और इस सवाल में भी उसने आपकी इस एबिलिटी को टेस्ट किया हुआ है। मेरे पास परफॉर्मेंस मेजर्स कौन कौन से दिए हैं? फाइनेंशियल रेवेन्यू का डेटा है, ग्रॉस प्रॉफिट का है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी तो मैं इन तीनों के थ्रू कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं जीपी मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन वगैरह निकाल के उस पर कमेंट कर सकता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर मुझे दिया हुआ है, वो क्यों दिया हुआ है? क्योंकि बोर्ड की वजह से। ये वाला पॉइंट, जब मेरी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है तो कितनी इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ, कितनी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री कर रही है, ताकि जो बोर्ड क्लेम कर रहा है ना कि जो हम इन्वेस्टमेंट कटिंग एज टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं बट हमें उस लिहाज से बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, तो वो क्लेम कैसे कर पा रहे हैं? इसी चीज को आपने कैलकुलेट करके बताना है कि अगर उन लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो कितना रिलेटिव प्रॉफिट कमा पा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तभी तो आप उस बोर्ड वाले पॉइंट को कंक्लूड कर सकेंगे, और जिसने ये पॉइंट मिस किया उसने 2 से 3 मार्क्स मिस कर दिए, क्योंकि इस पॉइंट पे एम्फेसाइज किया गया था। आप प्रैक्टिकली इसको ऐसे ही समझे कि बोर्ड ने आपसे एक रिक्वेस्ट करी, कंसर्न शो किया, आपने उसको इग्नोर करके सब चीज़ों पर बात कर दी। तो इसलिए सवाल को अच्छे समझने से होता यह है, और प्लानिंग करने से होता यह है कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को, इंपॉर्टेंट रेशोज को इग्नोर नहीं करते। जब मेरे पास इतना सारा फाइनेंशियल डेटा है तो, और मेरे पास टाइम भी लिमिटेड है, तो मुझे सबसे पहले तो प्रायोरिटाइज उन रेशोज को करना पड़ेगा जो करेक्टली चीज़ों को डिपिक्ट कर सकें। कैपिटल एक्सपेंडिचर की मैंने आपको बताया था कि आप रॉस वगैरह की, आरओई की भी हेल्प ले सकते हैं कि आपके एसेट्स किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, या कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने पे आप कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, आप उसको भी मेजर कर सकते हैं। देन उसने जो रेशोज दिए हुए हैं, अर्निंग्स पर शेयर दिया हुआ है, रॉस भी आपको दिया हुआ है। अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है तो स्टेक शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को, साइज के एलिमेंट को ये एलिमिनेट कर देता है, क्योंकि अर्निंग्स पर शेयर है ना। अगर एपीएल के है तो वो प्राइवेट एंटिटी, अगर फॉर एग्जांपल लिस्टेड एंटिटी भी होती तो जितने ज्यादा अपने शेयर्स इशू किए में आपकी परफॉर्मेंस उस पर स्प्रेड हो जाती। तो इसके थ्रू बेंचमार्किंग आपकी आसान है। आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को समझा करें फ्रॉम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। रॉस को भी अगर आप समझे, रॉस क्या करता है? जो इंडस्ट्री में कंपनीज के डिफरेंट साइजेस होते हैं उसको एलिमिनेट कर देता है। क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, अगर किसी ने 100 रुपये बिजनेस पे लगाए हुए हैं वो 2 रुपए कमा रहे हैं, किसी ने 10 रुपए लगाए हुए हैं वो 2 रुपए कमा रहे हैं, तो रॉस इस चीज को खुद ही हाईलाइट करवा देगा। तो आप इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द फर्म, इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट, करेक्ट परफॉर्मेंस को बेंचमार्क कर सकते हैं। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? मेजॉरिटी ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एसपीएल एंड एपीएल इन 2019 एंड 20 वॉट एट्रीब्यूटेड टू द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग न्यू प्लांट। इसका मतलब क्या है? एसपीएल भी न्यू प्लांट लगा रहा है, एपीएल भी न्यू प्लांट लगा रहा है 1920 के अंदर। तो इसका मतलब वो मुझे हिंट दे रहा है कि दोनों ने न्यू प्लांट्स लगाए। तो अब 19-20 के बाद की जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि जो खर्चा होगा प्लांट की परफॉर्मेंस अगले आने वाले सालों में आएगी ना,
आप उसकी परफॉर्मेंस को इस कैपिटल एक्सपेंडिचर से एट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन को आपने इस तरह कनेक्ट करना होता है। एसपीएल फाइनेंस, अब फाइनेंस कैसे कर रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर थ्रू राइट शेयर इशू। अब यहाँ पे आ गया आपके फाइनेंसिंग वाले मसले मसाइल कि राइट शेयर इशू से जब हम फाइनेंस करते हैं तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, डेट फाइनेंसिंग जब हम करते हैं तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग। While similar information for APL is not available, market intelligence indicate that APL primarily use long-term borrowings for its financing। और ये बात आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, ऊपर जब पढ़ के हम आ रहे हैं कि भाई एसपीएल लिस्टेड कंपनी है, एपीएल आपके पास प्राइवेट कंपनी है। तो जो प्राइवेट कंपनी है वो आपके पास शेयर्स इशू तो कर ही नहीं सकती। उसके पास जो पूल ऑफ इन्वेस्टर्स अवेलेबल होंगे वो तो सिर्फ उसके जो लिमिटेड इन्वेस्टर्स हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, वही अवेलेबल है। तो उसका ज्यादा रिलायंस लॉन्ग टर्म बोरिंग पे ही होगा। अब यहाँ पे जिसको शेयर्स वर्सेस डेट के बेनिफिट और ड्रॉबैक्स पता होंगे तो वो तीन चार बातें तो इसी पर रहते हुए कर सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए इस एंगल को भी माइंड में रखते हुए कमेंट किया जा सकता है कि एपीएल का प्राइमरीली रिलायंस क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरिंग पे है, तो मेरा माइंड क्लिक करना चाहिए कि इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट मुझसे ज्यादा होगी। दोनों प्लांट लगा रहे हैं ना, दोनों 100-100 रुपए का प्लांट लगा रहे हैं या 100 मिलियन का लगा रहे हैं। मैं जो हूँ इसको 50% राइट शेयर इशू से कर रहा हूँ और 50% डेट से कर रहा हूँ। ये पूरा 100% जो है वो डेट से कर रहा है। तो नेचुरल सी बात है कि फाइनेंस कॉस्ट इसकी ज्यादा होगी, मेरी कम होगी। अब अगर ये मुझे बेनिफिट नजर नहीं आ रहा, इट मीन्स आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। मुझे इस राइट इशू का बेनिफिट नजर, अब इसी का कॉन्ट्रा भी हो रहा होगा। इसका ईपीएस बेहतर होना चाहिए एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि जब राइट शेयर ज्यादा है तो डिनोमिनेटर में आपका नंबर ज्यादा हो जाएगा। अब तो मुझे इन्फॉर्मेशन को इस तरह कनेक्ट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ इररेलेवेंट नहीं है, वो आपको हिंट दे रहा है। When the above data was presented, the board expressed concern about SPS performance lagging behind the industry. The board has appointed you as a consultant to report on the following. अब लैगिंग बिहाइंड द इंडस्ट्री है तो आपने इस बात पे भी देखना है। इसका मतलब इंडस्ट्री से एक बेंचमार्क भी आपके लिए रेलिवेंट हो गया। आपको एज अ कंसल्टेंट हायर किया है। अब आपसे मांग क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, पॉसिबल रीजंस चाहिए फॉर एसपीएस लोअर ईपीएस कंपेयर टू द इंडस्ट्री एवरेज, including a discussion on whether it would be more appropriate to compare SPS performance with the industry as a whole rather than just with the market leader। अब ये वो बेंचमार्किंग की चीज आपसे पूछी जा रही है जो रेलिवेंट है। आप इस क्वेश्चन को एक मिनट स्किम करें, अजान हो रही 5 मिनट, अजान का ब्रेक लेके फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये वाला पॉइंट हमें समझ में आ गया कि हमें बेसिकली पहली चीज तो कमेंट करना है लोअर ईपीएस पे, ईपीएस परफॉर्मेंस को हमें बेंचमार्क करना है इंडस्ट्री के साथ। अब यहाँ पे एपीएल की जरूरत नहीं है। दूसरी हमें डिस्कशन ये करनी है कि करेक्ट बेंचमार्किंग होगी क्या। अब ये सारी चीजें आपको जब तक समझ में नहीं आएंगी जब तक इस डेटा के अंदर एक सेंस नहीं बनाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल रेवेन्यू इंक्रीज किस तरह चल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ओवर द ईयर क्या नजर आ रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसा नजर आ रहा है, ग्रॉस ओवर द पीरियड कैसा नजर आ रहा है, तो ही आप एक लिंक बना सकेंगे और आप सही तरीके से सवाल को लेकर चल सकेंगे। हमेशा याद रखें परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाले सवाल के अंदर रेशो जो रेलिवेंट है ना वो कैलकुलेट करने के बाद आप दोबारा अगर चाहें तो सवाल को एक बार पढ़ सकते हैं। उससे आपकी इन्फॉर्मेशन और अच्छे तरीके से कनेक्ट होती है क्योंकि आपको नजर आ जाता है कि परफॉर्मेंस किस डायरेक्शन में जा रही है। दूसरा काम करना है एनालिसिस करना है और कंपैरिजन करना ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एसपीएल एंड एपीएल along with an opinion on SPL's future prospects। जो मैं पीछे आपको बात अभी समझा कर आया था कि कंपनी की इंटरनल परफॉर्मेंस को पास्ट ट्रेंड की बेसिस पे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है। या जो कंपनी इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं आपकी जजमेंट क्या है कि फ्यूचर में उसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे, वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसने जो परफॉर्मेंस की बात की है ना, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल को अलग नहीं किया। बट क्योंकि डेटा मोस्टली आपके पास फाइनेंशियल गिवन है, एपीएल का कोई नॉन फाइनेंशियल डेटा तो आपके पास वैसे अवेलेबल नहीं है, तो आपका इन 8 मार्क्स के लिए मेजोरिटी फोकस जो होगा वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे होगा और आपके ओपिनियन पे होगा जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आप उससे इन्फर कर पाते हैं। अब मुश्किल चीज इसमें यही है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को डिटरमिन कर पाना, उस पर कमेंट कर पाना बेस्ड ऑन द नंबर्स, यहाँ पे होती है जो आपकी प्रैक्टिस डिफरेंस क्रिएट करती है।
तीसरी चीज क्या है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स दैट मे बी रेलिवेंट फॉर एसपीएम इन द गिवन सिचुएशन। अब यहाँ पे वो आपसे एक तरह से ये जानना चाह रहा है कि भाई सीएफएस सोचते हुए केपीआईज क्या होने चाहिए, या इवन सीएफएस भी आपके पास नॉन फाइनेंशियल क्या होने चाहिए कि जो रेलिवेंट हो एसपीएल के लिए इस सारी सिचुएशन के अंदर। क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सबसे पहला उसूल ये है कि फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट नीड्स टू बी मेजर्ड, बिकॉज व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। अब मसला इसमें आता है सवाल को लेके कैसे चलना है। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने पढ़ ली तो उसकी मैंने आपको सबसे अच्छी सीक्वेंस यही बताई। ये फाइनेंशियल डेटा है, मेरे पास रेशियोज आइडेंटिफाइड है, मैं पहली चीज तो रेवेन्यू ग्रोथ निकाल सकता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में निकाल लाऊंगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन में निकाल लाऊंगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर टैक्स है, फीस का डेटा मेरे पास थोड़ा सा अवेलेबल नहीं है, बट क्योंकि मेरे पास बोरोइंग रिलेटेड बातें ज्यादा हैं तो मेरा मोस्टली कमेंट इज बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट बेस हो रहा होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम अवेलेबल है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए मैं रॉस की बेसिस पे भी कमेंट कर सकता हूँ, या मैं रेवेन्यू पर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी निकाल सकता हूँ। 19-20 के बाद वाला निकाल के उस पर कमेंट करूंगा तो वो ज़्यादा रेलिवेंट होगा कि मैंने भी इन्वेस्टमेंट करी, अल्फा ने भी इन्वेस्टमेंट करी, किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर तरीके से चली, ताकि बोर्ड का कंसर्न हो। और ये बात याद रखिएगा, जो बोर्ड के कंसर्न से आप चाहें तो उसको पेपर में या कहीं पर अपने पास सेपरेटली लिख लिएगा, ताकि वो पॉइंट्स मिस ना हो जाए। क्योंकि अब मैंने सवाल पूरा पढ़ लिया ना, अब मेरे माइंड में चांस हो सकता है कि चीजें स्किप हो जाए, क्योंकि बोर्ड के कंसर्न पे कमेंट करना इज मोर प्रायर एज कम्पेयर टू अदर परफॉर्मेंस। अब टाइम थोड़ा सा कम है तो क्विकली बस मैं आपको स्किम करवा देता हूँ कि सवाल को वो लेके कैसे चले और हमने डिस्कस जो किया था उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, क्योंकि आपकी अपनी सेल्फ प्रैक्टिस पे होगा जिसकी बेसिस पे आप ज्यादा से ज्यादा इस एरिया को इम्प्रूव कर सकेंगे। पहला पॉइंट मेरे पास ये था कि भाई मुझे एक तो बेंचमार्किंग पे कमेंट करना था, दूसरा मुझे इसमें ये बताना था कि एक मिनट देख भी लेता हूँ दोबारा। पहली चीज लोअर ईपीएस पे मुझे कमेंट करना था इंडस्ट्री से कंपेयर करते हुए। दूसरी मुझे डिस्कशन करनी थी कि अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस मेजर है क्या, इंडस्ट्री है या एपीएल। अब यहाँ पे कोई कंक्लूसिव ओपिनियन नहीं दिया जा सकता, ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि आपके पास इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन भी लिमिटेड है, एपीएल की इंफॉर्मेशन भी लिमिटेड है। बट आप लोअर ईपीएस पे जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी बेसिस पे कमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर मैं एक बार उस डेटा को एनालाइज कर भी लूँ ईपीएस का, मेरे पास 1.5 ईपीएस चल रहा है, जो मेरे पास ओवर द पीरियड हमेशा ईपीएस की ग्रोथ देखा करें तो परफॉर्मेंस अच्छी पता चलेगी। 1.5 से 1.6 तक हम गए, जिसमें मेरे पास बीच में डिप आया हुआ है 1.1 1.3। अब कोई अगर इस इंफॉर्मेशन से इसको लिंक करे कि भाई जब मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया और मैं अपनी फंडिंग को राइट शेयर इशू से करता हूँ, इट मीन्स जो मेरा ये 2020 के अंदर डिप आया पॉसिबली मेरा राइट इशू इसी साल में हुआ। 1.3 का डिप भी इसी से करिस्पॉन्ड हुआ, क्योंकि जब मेरा प्लांट 20 में लगा होगा उसकी अर्निंग्स जनरेट होना 2021 से शुरू हुई होंगी, और उनका पीक जो आना शुरू होगा वो अगले सालों में ही आएगा। इसका मतलब आपका डिनोमिनेटर 19 20 21 मोस्टली मेरे ख्याल से 20 के अंदर से ही बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ राइट शेयर इशू। अब ये ईपीएस की इंफॉर्मेशन आपको एसपीएल के लिए तो बता पा रही है, बट मुझे इंडस्ट्री का तो नहीं पता कि इंडस्ट्री के अंदर डेट टू इक्विटी रेशो नॉर्मली क्या होता है, जिसकी बेसिस पे मैं उसकी ईपीएस की परफॉर्मेंस पे कमेंट कर सकूं। क्योंकि अगर मैं देखूं इंडस्ट्री का 1.7 1.7 1.8 1.7 एक कांस्टेंट रह रहा है, और मेरी इसके पास बैकएंड इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसने ये जुमला मेंशन किया है शुरू में कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप कोई कंक्लूसिव ओपिनियन नहीं दे सकते। एसपीएल की इंफॉर्मेशन तो आप बिल्कुल सही से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि क्यों डिप आ रहा है, क्या मसले मसाइल हैं, बट इंडस्ट्री का अवेलेबल नहीं है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ प्राइवेट फर्म्स, ये बात भी सही है कि भाई 75% डेटा तो आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। अब वेरियस कंप्लायंस कॉस्ट हो सकती है टिपिकली बॉन्ड बाय लिस्टेड कंपनीज लाइक एसपीएल। इसका मतलब हुआ क्या कि जो एसपीएल क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, जो मैंने आपको बताया था कि लिस्टेड कंपनी की कंप्लाइंस ज्यादा है, ये वही बात है जो उनका सीईओ कमेंट करके भी बता रहा था यहाँ पे ऊपर, कि भाई हमारी फुल कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल लॉस की वजह से कंसीडरेबल एक्सपेंसेस हमने किए हुए हैं, जिसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली आपके ईपीएस पे आएगा। उस बात को आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री कि 75% इज प्राइवेट 25% इज लिस्टेड। तो 75% का वेटेज या कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के रिजल्ट्स को ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा एज कम्पेयर टू लिस्टेड कंपनीज।
दूसरा जनरल इन्वायरमेंटल नॉन कंप्लायंस अमंग अदर कंपनीज, ये भी मेंशन था। नॉर्मली जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, अभी हम उसको कंक्लूसिवली तो नहीं कह सकते, बट उनकी कंप्लायंस का रेट थोड़ा सा कम होता है, उन पे रेगुलेटर की स्क्रूटनी थोड़ी सी कम होती है। तो आप ये बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं कि 75% ऑफ द इंडस्ट्री इज नॉट fully compliant और इज नॉट एक्सपेंडिंग एज मच एज एसपीएल और अदर लिस्टेड कंपनीज, जिसकी वजह से इंडस्ट्री का ईपीएस ज्यादा है एज कंपेयर टू दीज कंपनीज, एज कंपेयर टू एसपीएल। यहाँ तक ये दो पॉइंट खत्म हो गए, 4 मार्क्स का सवाल था, ज्यादा आपने इस पर डिबेट करनी भी। एसपीएल और एपीएल रिप्रेजेंट 27% मार्केट शेयर ऑफ द इंडस्ट्री। आप बिल्कुल इजीली निकाल सकते थे जब रेवेन्यू ग्रोथ की बात हुई, इंडस्ट्री का कितना परसेंट ये दो कंपनीज रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप इनके इंडिविजुअल मार्केट शेयर भी निकाल सकते थे कि रेवेन्यू को आप डिवाइड करते हैं इंडस्ट्री से, आपको पता चल जाता है कि अगर मार्केट लीडर एपीएल है तो आप उससे कितना पीछे बिहाइंड पे हैं, जो मैंने कहा था कि आपको निकालना चाहिए ताकि करेक्ट बेंचमार्किंग आप कर सकें। 27% मार्केट शेयर इन दोनों के पास है, हैंस रिमेनिंग 24 कंपनीज हैव एन एवरेज मार्केट शेयर ऑफ ओनली 3% ईच। अब उसने क्लस्टरिंग निकाल ली कि भाई अगर इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स हैं, मैं उसको अगर क्लस्टर में डालना चाहूँ तो एसपीएल और एपीएल को अलग करने के बाद एक एवरेज ट्रेंड क्या हो सकता है, जिसकी बेसिस पे मैं कंक्लूड कर सकूं क्या मुझे इंडिविजुअल फर्म से कंपेयर करने की ज़रूरत है, या मुझे एपीएल से कंपेयर करने की ज़रूरत है, या मुझे इंडस्ट्री एज अ होल से कंपेयर करने की ज़रूरत है। बट इसके अगेंस्ट मैं एक और कमेंट ये भी दूंगा कि जब हम ग्रोथ पोटेंशियल की बात करते हैं, हम मार्केट पोटेंशियल की बात करते हैं, तो हम इंडस्ट्री की ग्रोथ को भी देखते हैं कि भाई इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ है तो ही आपके पास ग्रोथ पोटेंशियल होगा। अगर इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ नहीं है तो इट मीन्स मार्केट आपकी लाइफ साइकिल के कौन से फेज पे है, ये आपको इंडस्ट्री के डेटा से पता चल रहा होता है। दिस indicates that although a major share of the market is held by relatively small manufacturers, comparing them is challenging due to lack of publicly available information। ये बात हमें पता है। डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर हम इंटायर इंडस्ट्री की फीजिबल नहीं है हमारे लिए गैदर करना, तो इसका मतलब करेक्ट बेंचमार्किंग उसी के साथ आपकी अच्छी हो सकेगी जिसकी पब्लिकली इंफॉर्मेशन ज्यादा अवेलेबल हो। बट क्योंकि आपका शेयर और एपीएल का शेयर ऑलमोस्ट नियर है, तो आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि भाई आप कंपेयर करें अदर लिस्टेड कंपनीज से, क्योंकि अपेरेंटली हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। तो यही नजर आ रहा है कि बाकी लिस्टेड कंपनीज जो 25% है, वो माइट भी, उनका साइज इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, उनके रेवेन्यू उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा नहीं होगा जो एपीएल का है। तो डिस्पाइट एपीएल एक प्राइवेट फर्म है, बट क्योंकि वो मार्केट लीडर है, क्योंकि उसका रेवेन्यू शेयर हमारा बिल्कुल ऑलमोस्ट कॉरेस्पॉन्ड चल रहा है, तो इट्स मोर अप्रोप्रिएट कि उसकी जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे अवेलेबल हो मैं उसके थ्रू परफॉर्मेंस को बेंचमार्क करूं, रादर देन मैं बाकी लिस्टेड कंपनीज ढूंढूं। अब ये चीज किस तरह मैंने इन्फर करी, बिकॉज ऑफ द डेटा। शुरू में ही इनिशियली जो रेवेन्यू कंपैरिजन नजर आया था उसकी बेसिस पे ये ओपिनियन फॉर्म हुआ। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, सवाल ऐसे भी बन सकते हैं जिसमें आपको डिसीव करने के लिए एक प्राइवेट फर्म भी दे लिस्टेड कंपनी भी दे। तो वहां पे आप ये बात भी कमेंट कर सकते हैं कि लिस्टेड कंपनी की पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन ज्यादा है और उसका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर आपके पास आ रहा है या आपके क्लोज आ रहा है, तो करेक्ट बेंचमार्किंग उससे होगी। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। अब आप एसपीएल और एपीएल को जो कंपेयर कर रहे हैं उसमें आप ये देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई, कैपिटल एक्सपेंडिचर को उसने पहले रखा। क्यों रखा? बोर्ड का सबसे बड़ा कंसर्न ही विद रिस्पेक्ट टू द इन्वेस्टमेंट है। तो जब तक आपने इस चीज को प्रायोरिटाइज नहीं किया और जो लोगों ने इन पॉइंट को मिस कर दिया, अब वो ग्रॉस प्रॉफिट पे कमेंट करते रहे, नेट प्रॉफिट पे कमेंट करते रहे, ईपीएस रॉस पे कमेंट करते रहे, तो सवाल की मेन थीम तो उन्होंने खो दी। जब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कमेंट करने जाता हूँ तो मुझे बेस को सही करने की जरूरत है, जो मैंने आपको बताया कि पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना कमा रहा हूँ। रॉस जैसे रेशोज, आरओई जैसे रेशोज, आपके ऐसे टर्नओवर वाले रेशोज आप बिल्कुल उस पर कमेंट कर सकते हैं। और आपको टाइमिंग ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर भी सवाल में बताई गई। तो आपका फोकस 2021 से आगे की परफॉर्मेंस होना चाहिए। जब मैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे बात करूंगा तो मेरे पास उसकी बेसिस पे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पे मैं कमेंट कर सकता हूँ। अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे जो सीईओ की बात है मैं उससे भी कॉरेस्पॉन्ड कर सकता हूँ, और मुझे उस इन्फॉर्मेशन को सही मानना पड़ेगा जो सवाल में गिवन है। कि अगर हम जेनरस सैलरीज दे रहे हैं अपने सीएसआर कमिटमेंट की वजह से, और आपको ये पता है कि सीएसआर पे ज्यादा फोकस लिस्टेड कंपनीज का इसलिए होता है क्योंकि उनके वाइडर पब्लिक होती है। जितने ज्यादा आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, पब्लिकली शेयर्स ट्रेड होते हैं, उतना ज्यादा आपके ग्रीन इन्वेस्टर वाला कॉन्सेप्ट, सीएसआर वाला कॉन्सेप्ट, कंप्लायंस वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए रेलिवेंट होता है। तो इसकी वजह से आपको जो खर्चे करना पड़ रहे हैं वो जरूरी नहीं है एपीएल को खर्चे करना पड़ रहे होंगे।
अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एपीएल का ज्यादा भी नजर आ रहा है तो उसके ये रीजन है जो वैलिड है। हमेशा जरूरी नहीं है कि जो कंसर्न सवाल में रेस किया जाए वो रेलिवेंट हो, आप उसको निगेट भी कर सकते हैं बट विद द डेटा। दूसरा नेट प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि सवाल में मैंने आपको बताया था डेटा अवेलेबल नहीं है, तो आप बोरोइंग वाले डेटा को, हायर सैलरीज वाले डेटा को यूज करते हुए कमेंट कर रहे होंगे। और जिसमें आप क्लियरली अजम्पशन ले सकते हैं कि जब राइट शेयर इशू से आपके पास एसपीएल ने परफॉर्म किया तो इट मीन्स उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी बेहतर हो एज कम्पेयर टू एपीएल। क्यों? क्योंकि उसने लॉन्ग टर्म बोरोइंग से यूज किया। या दूसरा हो सकता है कि कैपिटल रीपेमेंट आपके पास दोनों की अलग अलग है, एसपीएल ने मे बी कैपिटल रीपे जल्दी कर दिया, उसकी बोरिंग कॉस्ट कम हो रही है, उसका ईपीएस इंप्रूव हो रहा ओवर द पीरियड। अब आपने ये भी देखना है कि फ्यूचर में जाके वो कितना इंप्रूव हो सकता है। 2-3 साल के डेटा को जब आपने कंपेयर किया और आपको सिग्निफिकेंट रिडक्शन नजर आई, तो जितना रीसेंट ईयर्स में रिडक्शन नजर आई इट मींस फ्यूचर पोटेंशियल उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। इसी तरह जब ईपीएस रॉस पे कमेंट करूंगा तो जो मैंने आपको बातें बताई थी कि भाई राइट शेयर आपके पास इशू हुआ हुआ है, फर्दर आपके पास जो फाइनेंसिंग आपने की है नए प्लांट को उसका स्ट्रक्चर क्या था, डेट था या इक्विटी था, उसका कमेंट आपके पास आएगा। और इन सारी चीजों की बेसिस पे आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट पे कमेंट कर पा रहे होंगे। और रॉस को क्यों यूज किया गया है, वो इसलिए यूज किया है जो मैंने आपको बताया था कि जब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करता हूँ या मेरी फर्म के साइजेस के अंदर फर्क होता है, तो उसको करेक्टली मेजर करने के लिए रॉस यूज होता है। क्योंकि वो बेस के अंदर आपके एसेट्स के इम्पैक्ट को, आपके इन्वेस्टमेंट के इम्पैक्ट को नलीफाई कर देता है। इसको आप इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट पे आपने कितना कमाया, 1 रुपये इन्वेस्टमेंट पे आपने कितना कमाया। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में आप रॉस की बात करा करें, लॉन्ग टर्म रेशो है ये। जबकि अगर प्रॉफिट मार्जिन की मैं बात करूं वो आपका शॉर्ट टर्म रेशो होता है। ये बात भी अगर किसी को क्लियर होगी तो ही वो यहाँ पे उसने सही कमेंट किया होगा। अदरवाइज बहुत सारे लोगों ने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के अंदर शॉर्ट टर्म रेशोज पे भी कमेंट कर दिया होगा। रेवेन्यू ग्रोथ आप एक यूज कर सकते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए। इंडस्ट्री की ग्रोथ आप कमेंट कर सकते हैं कि आपकी ग्रोथ और इंडस्ट्री की ग्रोथ में कितना फर्क है, वो भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं आपके लिए, इनोवेशंस में आप किस तरह जा रहे हैं। अब इनोवेशन से रिलेटेड डेटा क्या है, जब बोर्ड ने कहा कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू द इनोवेशन। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि भाई इंडस्ट्री के अंदर देयर माइट बी अ चांस कि फर्दर इनोवेशन की भी रिक्वायरमेंट्स हो। तो वेदर वी आर मेजरिंग इनोवेशन और नॉट, उसके लिए आपको रेशो रिकमेंड करना है। इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट क्यों आप बता रहे हैं, क्योंकि आपकी कंप्लायंस विद इन्वायरमेंटल लॉज ज्यादा है, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आपको मिल रहा होगा किसी ना किसी तरीके से। तो आप उस कंप्लायंस कॉस्ट को कंपेयर करेंगे विद द इम्पैक्ट ऑन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, विद द इम्पैक्ट, क्योंकि आप एक लिस्टेड कंपनी है तो फ्यूचर रेवेन्यू, सॉरी फ्यूचर फाइनेंसिंग में आपको हेल्प होगी आपके सीएसआर इनिशिएटिव्स की वजह से। एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी पे आपका कमेंट बिल्कुल आएगा। जब मैं हाई सैलरीज दे रहा हूँ, जनरस सैलरीज दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली उसका एम्प्लॉय मोटिवेशन पे भी इम्पैक्ट आएगा। वो प्रोडक्टिविटी अभी नजर नहीं आएगी, फ्यूचर ईयर्स में नजर आ सकती है। टर्न ओवर आपका कम होगा, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही होगी। तो ये तीनों चीजें रैंडमली यहाँ पे नहीं लिखी। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं कि वो यहाँ पे जेनेरिक बातें लिख देते हैं। इनोवेशन का मैंने आपको लिंक बताया क्यों डिस्कस किया, इन्वायरमेंट का मैंने बताया उसने क्यों कनेक्ट किया, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी पे क्यों बात करी, बिकॉज ऑफ द हाई सैलरीज इम्पैक्ट। नहीं, आप रेशोज शो करेंगे, रेशोज आप शो करेंगे, क्योंकि आप जो वर्किंग कर रहे हैं, अब तो आपके पास वैसे भी सॉफ्टवेयर पे पेपर है, तो आप वर्किंग को अगर नीचे एक्सेल में करते हैं आप उसको कॉपी बिल्कुल करें, ताकि एग्जामिनर को ये तो पता चले कि आप किस माइंडसेट के साथ कमेंट कर रहे हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जो आपके रेशोज हैं या तो आप उसको टेबल बना के उस पर रेफर कर सकते हैं, और आप अपनी आसानी के लिए उसको जहां पे भी वर्किंग करें उसको अपने आंसर में पेस्ट कर दें। उसके मार्क्स नहीं कटेंगे बट एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा कि आप किस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए कमेंट कर रहे हैं। लेकिन सजेस्टेड आंसर के अंदर जरूरी नहीं है कि सारी चीजें हों, क्योंकि एक सजेशन है। अगर आप उसके दूसरे क्वेश्चन आंसर भी देख रहे होंगे तो उसके अंदर वो वर्किंग शो करके उस पर बिल्कुल कमेंट कर रहा होता है। अगर यहाँ पे भी मैंने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया है बट कुछ ना कुछ पॉइंटर्स में उसने, जैसे मार्केट शेयर उसने बताया हुआ था, दूसरी जगहों पे उसने रेवेन्यू पे बात की हुई थी। इसकी बैकएंड वर्किंग उसने आपसे शेयर नहीं की हुई, बट क्योंकि आपके आंसर की सीक्वेंस ही यही है कि आपने रेशोज पहले कैलकुलेट करने हैं, तो उस वर्किंग को आप पेस्ट कर दें, ताकि अगर एग्जामिनर उससे कुछ देखना चाहिए, इवन आपके अपने रेफरेंस के लिए भी वो वर्किंग होगी, तो एग्जामिनर भी उसको देख लेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे बट स्टोरी कनेक्ट हो जाएगी। बट ये बात जरूर रखें, जब एनालिसिस वाला वर्ब आए तो आप अपने कमेंट्स के अंदर जहां जहां पे उन रेशोज को कोट करेंगे,
अब आपको सारे साल को कमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब आपने बोला इंक्रीजिंग ट्रेंड इन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अब वो इंक्रीजिंग ट्रेंड कहाँ नजर आ रहा है? वो आपके ऊपर कैलकुलेशन में नजर आ रहा है। जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट के अंदर हर बात को लिखें कि 19 में ये था, 25 में ये था, 22 में ये था। आप सिंपल उसको कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई इंक्रीजिंग ट्रेंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। फॉर एग्जाम्पल 20% से 25% हो गया। इसी तरह आप नेट प्रॉफिट मार्जिन पे भी ये बात कर सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल में तो आपके पास रेशियोज की जरूरत नहीं है। तो सवाल को इस तरह आपने लेके चलना होता है। बस मेन पॉइंट ध्यान में ये रखिएगा, जितना ज्यादा एप्लीकेशन टू द सिनेरियो होगी उतने ज्यादा मार्क्स होंगे। जिस तरह आप सवाल के की स्टेक होल्डर को पहचान सकेंगे, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में कमेंट करेंगे, उतने ज्यादा आपको मार्क्स अवार्ड हो रहे होंगे। अब ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पे उसने फ्लो किया विद रिस्पेक्ट टू दी अदर अटेम्प्ट। जब आप इस तरह के 4-5 क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सवाल किस किस तरीके से आता है, उसमें किस तरह वो चीजें लेके चलता है, और क्या मुझे रेशोज की सही अंडरस्टैंडिंग है, वेदर आई एम एनालिटिकली गुड और नॉट। और ये बात याद रखिएगा, अब वाले पेपर्स के अंदर एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन ज्यादा होगी, आपके एनालिसिस ज्यादा टेस्ट हो रहे होंगे। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव होंगी। आप इंफॉर्मेशन से इन्फरेंस कर पाएंगे कि उसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, वो इन्फॉर्मेशन डिपिक क्या कर रही है। क्लियर है यहाँ तक? टर्मिनोलॉजीज तो देखें वो मल्टीपल यूज कर सकता है। टर्मिनोलॉजीज हमारे लिए वैसा कंसर्न नहीं है, हमें सवाल की थीम को पहचानना है। जिस तरह मैंने भी आपको एक गाइड करके बताया कि परफॉर्मेंस किस तरह बेंचमार्क हो सकती है। सॉरी, मेरा माइक म्यूट हो रहा था। मैं ये बताना चाह रहा था कि अब टाइम थोड़ा सा कम है तो चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली लेके चलें। आप फोकस करें उन चीज़ों पे जो ज़्यादा मार्क्स आपको दे सकते हैं। सेलेक्टिव स्टडी वाली मैं बात नहीं करना चाह रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि टाइम आप ज़्यादा उन चीज़ों पे लगाएं जो मार्क्स गेनिंग एफर्ट्स है। बाकी कोई भी आपकी कंसर्न्स वगैरह हो किसी टॉपिक से, कोई भी क्वेरी वगैरह हो, वो बिल्कुल आप मुझसे व्हाट्सएप वगैरह पे पूछ सकते हैं। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।